डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2381 से 2390 तक। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के एक पुरसुकून पथरीले जंगल में 100 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम यहां की एक खाई में रहने वाले लेवल 100 से जायद के राक्षसों का शिकार कर रही थी। इस टीम के सामने लेवल 100 का ग्रेट लॉर्ड रैंक वाला उसे सरा छिपकली, जो बड़ी ताकतों की टीमों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, कोई चैलेंज ही नहीं था। टीम ने ग्रेट लॉर्ड को मुकम्मल तौर पर दबा रखा था और मुसलसल उसकी एचपी कम कर रही थी। सब लोग मजीद मेहनत करें, बास मरने के करीब है। नीले रंग की ज़रा पहने एक शख्स ने, जो अपनी 30 की दहाई में लग रहा था, अपने 2 हाथ वाले हथौड़े से सरा छिपकली के हमले को रोकते हुए आवाज लगाई। सरा छिपकली अपने तीनों सरों से बैक वक्त हमले कर सकती थी। टीम में मौजूद 2 एमटीज के जरिए छिपकली के 2 सरों को रोकने के अलावा हथौड़ा थामे हुए डिमोट फाइटर ने तीसरे सर का मुकाबला इस तरह किया कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। अगर कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में सरगर्म मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन ये मंजर देखते तो गालिबन उनकी आंखें हैरत से खिली की खिली रह जाती, क्योंकि ये 100 रुकनी टीम किसी गिल्ड की नहीं बल्कि आज़ाद खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। खेल के इस मरहले पर लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे खिलाड़ियों के लिए अब भी इंतहाई खतरनाक थे। यहां तक कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की मरकजी फोर्स को भी लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में जिंदा रहने के लिए सख्त जिदोजहद करनी पड़ती थी। अगर वो लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड से टकराते तो वो जितना मुमकिन हो इससे बचने की कोशिश करते, क्योंकि ऐसे राक्षस को शिकस्त देने में काफी वक्त दरकार होता था। बहरहाल लड़ाई जितनी तवील होती, करीबी राक्षसों के मुतवज्जे होने का इम्कान इतना ही ज्यादा होता। अगर बहुत ज्यादा राक्षस लड़ाई में शामिल हो जाते तो पूरी टीम की तबाही यकीनी थी। ताहम इस 100 रुकनी टीम ने दरहकीकत लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड पर हमला करने में पहल की थी। मजीद ये कि वो सरा छिपकली को मुकम्मल तौर पर काबू में किए हुए थी। टीम की ताकत अमली तौर पर सुपर पावर्स की मुहिम जो टीमों का मुकाबला कर सकती थी। मजीद चंद मिनट की लड़ाई के बाद सरा छिपकली बिलाखिर अपनी तमाम एचपी खो बैठी और 100 रुकनी टीम के सामने ढेर हो गई, जिससे टीम के हर रुकन के तजुर्बे के बार में नुमाया इजाफा हुआ। इसी वक्त सरा छिपकली की लाश के गिर्द लेवल 100 के चमकते हुए आलात के चंद टुकड़े गिरे। यहां हमारी लीवलिंग की रफ्तार वाकई तेज है। इस रफ्तार से मैं 2 दिन से भी कम वक्त में लेवल 101 तक पहुंच जाऊंगा। लीवलिंग की रफ्तार सबसे अहम नुक्ता नहीं है। लूट के औसाफ देखो, ये हमारे लेवल 95 के आलात के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर है। अगर हम लेवल 100 के सीक्रेट सिल्वर आलात का मुकम्मल सीट हासिल कर लें तो हमारे औसाफ लेवल 95 के डार्क गोल्ड सीट आलात पहने खिलाड़ियों से भी बढ़ जाएंगे। लेवल 100 के सीक्रेट सिल्वर आलात हासिल करना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर सिर्फ ग्रैंड लॉर्ड्स ही उसे गिराते हैं। अब तक हमारा सामना सिर्फ चंद ग्रैंड लॉर्ड्स से हुआ है और उनमें से कुछ इतने ताकतवर हैं कि हम उन पर हमला नहीं कर सकते। प्लस हमारे ऑपरेशन का वक्त बहुत महदूद है। लेवल 100 के सीक्रेट सिल्वर आलात का मुकम्मल सेट जमा करना महज बहुत मुश्किल है। जीरो विंग वाकई खुशकिस्मत है। उसने दरहकीकत स्टोन फॉरेस्ट सिटी को इस जगह मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। अगर हमारी डार्क ड्रैगन एडवेंचर टीम को भी लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में आराम करने की जगह मिल जाए तो सीक्रेट सिल्वर आलात तो दूर की बात, लेवल 100 के फाइन गोल्ड आलात भी मुमकिन हो जाएंगे। हम अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज करना शुरू कर सकते हैं। जब डार्क ड्रैगन के अरकान स्टोन फॉरेस्ट सिटी के बारे में बात करते तो उनकी आंखों में रश्क भर जाता। इन खिलाड़ियों के मुकाबले में जिन्होंने अभी तक लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में कदम नहीं रखा था, उन्हें इस बात का ज्यादा वाज़े अंदाजा था कि लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में आराम करने की जगह कितनी कीमती है। ताहम चूंकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी अवाम के लिए खुला नहीं था,
اس لیے وہ صرف باہر سے شہر کو دیکھ سکتے تھے۔ کمانڈر، میں نے سنا ہے کہ زیرو ونگ نے ایک ایڈونچر الائنس قائم کیا ہے۔ الائنس کے سلور ممبرس اسٹون فارسٹ سٹی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہ ہم زیرو ونگ سے مذاکرات کریں؟ ہماری ایڈونچر ٹیم کی طاقت کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ زیرو ونگ ہمیں بھرتی کرنے اور فوراً سلور رینک کی ایڈونچر ٹیم میں ترقی دینے پر خوش ہوگا۔ ایک لیول 100 کے ڈارک کلرک نے ٹیم کی قیادت کرنے والے ڈیمونک فائٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹیم کے باقی تمام ارکان نے ڈارک کلرک کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ڈارک ڈریگن ڈیمونک ہیل ورلڈ کی مشہور ٹاپ ایڈونچر ٹیموں میں سے ایک تھی۔ ڈارک ڈریگن کے صرف 1000 کے قریب ارکان ہو سکتے تھے، لیکن یہ مین براعظم کے فرسٹ ریٹ گلڈز کو گرانے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ اگر ڈارک ڈریگن نے زیرو ونگ کے نئے قائم کردہ ایڈونچر الائنس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو زیرو ونگ یقینی طور پر ڈارک ڈریگن کو اضافی فوائد دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ہمارے لیے اس طرح جاری رکھنا واقعی غیر مؤثر ہے، ڈارک ڈریگن کے کمانڈر ڈارک ڈان نے اس معاملے پر کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ اس گرائنڈنگ ٹرپ کے بعد اب میں سے چند لوگوں کو جا کر زیرو ونگ سے مذاکرات کرنے چاہئیں۔ کہو کہ اسٹار مون ایڈونچر الائنس میں شامل ہونے کے لیے ہماری آخری شرط یہ ہے کہ ہمیں سلور ایڈونچر ٹیم بنایا جائے۔ اگر زیرو ونگ ہمیں اتنا دینے کو تیار نہیں ہے تو ہم کسی بھی شراکت داری کو بھول سکتے ہیں۔ ڈارک ڈان کی رائے میں اسٹار مون ایڈونچر الائنس میں شامل ہونے کا واحد فائدہ اسٹون فارسٹ سٹی میں داخل ہونے کا حق تھا۔ اگر ڈارک ڈریگن کے ارکان اسٹار مون ایڈونچر الائنس میں شامل ہونے کے فوراً بعد اسٹون فارسٹ سٹی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے تو رکنیت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی دوران جب ڈارک ڈریگن ایڈونچر ٹیم کے ارکان آرام کر رہے تھے، دھماکوں کی آوازیں گونج اور تھوڑے فاصلے پر چمکتی ہوئی روشنیاں نمودار ہوئیں۔ کمانڈر، قریب ہی کچھ کھلاڑی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک رینجر نے جو گردونوا کی نگرانی کر رہا تھا اچانک آواز لگائی۔ وہ کون ہیں؟ ڈارک ڈان نے پوچھا۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ ایک طرف زیرو ونگ کا نشان ہے، اس لیے وہ زیرو ونگ کی ٹیم ہونی چاہیے۔ جہاں تک دوسری طرف کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ اسٹار لنک کا ہیل فائر لیجن ہے، رینجر نے اطلاع دی۔ ہیل فائر لیجن؟ ایسا لگتا ہے کہ زیرو ونگ کے ارکان مشکل میں ہیں، ڈارک ڈان نے ہیل فائر لیجن کے ذکر پر ماتھے پر بل ڈالے۔ ڈیمونک ہیل ورلڈ کے اصل باشندے کے طور پر ڈارک ڈان سمجھتا تھا کہ اسٹار لنک کا ہیل فائر لیجن کتنا طاقتور ہے۔ لیجن کے تمام ارکان کے پاس ڈیمونک ہیل ورلڈ کی خصوصی لیگیسی بھی تھی۔ یہ خصوصی لیگیسی وہ چیز تھی جسے ڈیمونک ہیل ورلڈ میں رہنے والے تمام کھلاڑی حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے ڈارک پیلس نے اس لیگیسی کے ماخذ پر سخت گرفت رکھی ہوئی تھی اور وہ عوام کے لیے صرف تھوڑی سی تعداد جاری کرتا تھا۔ ڈارک ڈریگن ایڈونچر ٹیم نے بھاری قیمت ادا کی تھی اور ان میں سے محض 1 درجن کے قریب خصوصی لیگیسیز حاصل کی تھیں۔ اس کے باوجود یہ خصوصی لیگیسیز ڈارک ڈریگن کو ایک معیاری تبدیلی سے گزارنے اور ڈیمونک ہیل ورلڈ میں ایک ٹاپ ایڈونچر ٹیم بنانے کے لیے کافی تھیں۔ دریں اثنا، اسٹار لنک کے نئے قائم کردہ ہیل فائر لیجن کے تمام 1000 ارکان در حقیقت اس خصوصی لیگیسی کے مالک تھے۔ کوئی بھی آسانی سے تصور کر سکتا تھا کہ ہیل فائر لیجن کتنا طاقتور تھا۔ کمانڈر، کیا ہمیں زیرو ونگ کے ارکان کی مدد کرنی چاہیے؟ ڈارک کلرک نے پوچھا۔ اگر ہم اب ان کی مدد کرتے ہیں تو زیرو ونگ کے ساتھ ہمارے مذاکرات بہت زیادہ ہموار ہونے چاہئیں۔ کوئی جلدی نہیں۔ چلو پہلے وہاں چل کر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، ڈارک ڈان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ تیزی سے اپنی ٹیم کو لے کر لڑائی کے منظر کی طرف روانہ ہوا۔ دریں اثنا، پتھریلے جنگل کی دوسری طرف زیرو ونگ کی بنیادی ٹیموں میں سے ایک ہیل فائر لیجن کے ارکان کے حملے کا مقابلہ کر رہی تھی اور بڑی بےتابی سے اسٹون فارسٹ سٹی کی طرف پیچھے ہٹ رہی تھی۔ بڑی بہن سائلنٹ ونڈر، یہ لوگ بہت طاقتور ہیں۔ اس رفتار سے ہم اسٹون فارسٹ سٹی واپس نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں، ایک خاتون ڈروڈ نے جو علاج پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھی جلدی سے کہا جب اس نے دیکھا کہ ٹیم کے پچھلے حصے کا دفاع کرنے والے ارکان کو مسلسل پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ بنیادی اوصاف اور جنگی معیار کے لحاظ سے ہیل فائر لیجن کے ارکان ان سے بہت بہتر تھے۔ اگر یہاں کا پیچیدہ علاقہ لڑائی کے پیمانے کو بڑھنے سے نہ روکتا اور زیرو ونگ کے چند کھلاڑی کرمزن سن سیٹ سے لیس نہ ہوتے تو ان کی ٹیم کب کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ تاہم اگرچہ وہ اس وقت ہیل فائر لیجن کو روکے ہوئے تھے، لیکن ان کی موت اب بھی صرف وقت کی بات تھی۔ اتنی آسانی سے بچ نکلنے کا سوچنا بھی مت۔
हमने अब सब पर पहले ही ट्रैकर लगा दिया है, स्टार लिंक के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक ब्राइट डान ने आवाज लगाई। उसने फिर हुक्म दिया, सब लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि उनमें से कोई भी यहां से जिंदा ना निकले। जैसे ही ब्राइट डान ने ये कहा, हील फायर लीजन के 4 वाइड रिलिम माहिरीन ने साइलेंट वंडर को फरार होने से रोकने के लिए फौरी तौर पर अपनी पोजीशन दुरुस्त की। साइलेंट वंडर के पास इस वक्त बुरीलिनेट सिल्वर नहीं था, इसलिए वो लड़ाई के लिए सिर्फ मजबूत क्रिम्सन सुन सीट पर भरोसा कर सकती थी। नतीजे के तौर पर बुनियादी औसाफ के लिहाज से हील फायर लीजन के अरकान पर उसकी बरतरी कम थी। 4 चोटी के माहिरीन के मुश्तरका हमले का सामना करते हुए साइलेंट वंडर के पास भी फी अलहाल बचाव पर तवज्जो देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब साइलेंट वंडर मसरूफ थी, हील फायर लीजन के चंद अरकान ने इस मौका का फायदा उठाते हुए जीरो विंग की दिफाई लाइन को तोड़ दिया और जीरो विंग के हीलर्स पर हमला कर दिया। कमांडर, क्या हमें कोई कदम उठाना चाहिए? डार्क ड्रैगन के डार्क कुल्लिरुक ने डीमॉन्क फाइटर से पूछा। हमारे पास कोई मौका नहीं है। वो हील फायर लीजन की 100 रुकनी टीम है। अगर हम लड़ाई में शामिल हो भी जाएं, तो हम सिर्फ नागुजीर अंजाम को मुअख्खर ही करेंगे, डार्क डान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अगरचे जीरो विंग के पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी है, लेकिन फिर भी मैदानों में स्टार लिंक के खिलाफ इसका कोई मौका नहीं है। डीमॉन्क हील वर्ल्ड की खुसूसी लीगेसी एक चोटी के माहिर को एक एपेक्स एक्सपर्ट के खिलाफ मुकाबला करने की ताकत और मुमकिना तौर पर फैसलाकुन बरतरी दे सकती थी। दरीं असना, अगर ऐसे चोटी के माहिरीन गिरोह की सूरत में लड़ें, तो उनकी कारकर्दगी और भी हैरान कुन होगी। जब तक जीरो विंग के अरकान ये खुसूसी लीगेसी या उसके बराबर की कोई चीज हासिल नहीं कर लेते, उनका हील फायर लीजन के अरकान के खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। ताहम जैसे जैसे जीरो विंग का जानी नुकसान बढ़ रहा था, अचानक आसमान से एक जोरदार गूंज सुनाई दी, जिसने फौरन सब की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। जब सब इस आवाज के माखज को देखने के लिए मुड़े, तो उनकी नजरों के सामने फौलाद से बना एक देवहैकल सुर्ख जहाज था। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर करता, 2 दर्जन अफराद इस फौलादी जहाज से नीचे कूद गए। दरीं असना, इन 2 दर्जन अरकान के नमूदार होते ही स्टार लिंक और डार्क ड्रैगन के अरकान पर एकदम सख्ता तारी हो गया। 3 खिलाड़ी। चैप्टर 2382 नाकाबिल तस्खीर ताकत। जीरो विंग के पास इतने ज्यादा 3 खिलाड़ी क्यों हैं? डार्क ड्रैगन के दौर से तमाशाई अरकान ने जब नए आने वालों को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आया। कोला और दीगर ने सिया लिबादे नहीं पहने हुए थे, वो ढिठाई से अपने 3 के लाइफ ओरा की नुमाइश कर रहे थे। जब वो क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप से नीचे कूदे, तो ऐसा लगा जैसे आसमान से 2 दर्जन कदीम दरिंदे गिरे हों। 3 वो हदफ था जिस तक पहुंचने का ख्वाब इस वक्त तमाम माहिरीन देख रहे थे। यहां तक कि सपर गिल्ड्स के पुराने खिलाड़ियों ने भी गालिबन अभी अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज करना शुरू किया था। ताहम अब जीरो विंग ने इंकिशाफ किया कि ब्लैक फुलियम के अलावा इसके पास 24 दीगर 3 खिलाड़ी भी मौजूद हैं। इस लम्हे डार्क ड्रैगन के अरकान तो दूर की बात, साइलेंट वंडर और जीरो विंग के दीगर महसूर अरकान भी इस सूरत हाल पर दंग रह गए और कोला और उसके साथियों को देखते हुए बिल्कुल बेज़बान हो गए। साइलेंट वंडर खास तौर पर सदमे के एक नाकाबिल बयान एहसास से भर गई थी। असल में उसने सोचा था कि वो पहले ही जीरो विंग की बुनियादों को समझ चुकी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो कुछ उसने देखा वो महज बर्फानी तौदे की नोक थी। इन इजाफी 24 3 खिलाड़ियों के साथ जीरो विंग यकीनन पूरे कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट पर राज कर सकता था। दरीं असना, इस अचानक पेशरफ्त पर स्टार लिंक के अरकान पर उदासी छा गई। वो रोब जो वो पहले झाड़ रहे थे, अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने जितना मुमकिन हो खामोश रहने की कोशिश की, मबादा वो नए आने वालों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ले। स्टार लिंक के बदमाशु, क्या तुम लोग हमारे लोगों का पीछा करने में मजा नहीं ले रहे थे? अब क्यों रुक गए? कोला ने तंजिया मुस्कुराते हुए अपनी पीठ पर लटकी हुई टाइटन शील्ड निकाली और अपने सामने हील फायर लीजन के अरकान पर नजर डाली। कोला, तुम उनके साथ अल्फाज क्यों ज़ाय कर रहे हो? चूंकि उन्होंने मैदान में हमारे गिल्ड के साथियों पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत की है, इसलिए उनका वाहिद अंजाम मौत है, शैडो सॉवर्ड ने ब्राइट डान की टीम को सर्द नजरों से देखते हुए कहा। मजीद ये कि हम जितनी जल्दी उनसे छुटकारा पाएंगे, इतनी ही जल्दी हम वापस जा सकेंगे। गिल्ड लीडर अब भी हमारी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। शैडो सॉवर्ड की बात सुनकर यान त्यानकिसिंग और दीगर ने इत्तेफाक में सर हिलाया और फौरन अपने हथियार तैयार कर लिए। फिर वो हील फायर लीजन की तरफ बढ़े
ان کے ہر قدم نے ہیل فائر لیجن کے ارکان کے دلوں کو لرزا دیا۔ اسی وقت ہیل فائر لیجن کے ارکان نے بھی لاشعوری طور پر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ وائس گلڈ لیڈر، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برائٹ ڈان کے پاس کھڑے برسرکر نے بے چینی سے پوچھا۔ زیرو ونگ کے پاس ہماری توقع سے کہیں زیادہ ٹیم کھلاڑی ہے، ہماری 100 رکنی ٹیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہیل فائر لیجن اس مفروضے پر کولڈ اسپرنگ فارسٹ آیا تھا کہ سیف علی ان کے خلاف کارروائی کرے گا، لہذا انہوں نے 100 کی ٹیموں میں زیرو ونگ کے ارکان کا شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح اگر سیف علی کوئی قدم اٹھاتا بھی تو وہ اسے سنبھال سکتے تھے۔ اب تاہم ان کے سامنے 24 ٹیم کھلاڑی نمودار ہو گئے تھے۔ یہ ان کے منصوبے سے بالکل مختلف تھا۔ زیرو ونگ، برائٹ ڈان نے ٹیم کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے دانت پیسے، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، ہمارے پاس جتنے بھی اوڈفشن کرسٹلز ہیں استعمال کرو، باقی سب فرار ہونے کی پوری کوشش کرو۔ اب بھی سٹار لنک ایک ٹیم کھلاڑی کے طور پر سیف علی کے وجود سے کافی خوفزدہ تھا، لہذا گلڈ نے ہیل فائر لیجن کی ہر 100 رکنی ٹیم کو خاص طور پر ڈسٹ فشن کرسٹلز دیے تھے۔ اس طرح ایک ٹیم فوری طور پر ڈسٹ ٹیم کھلاڑی پیدا کر سکتی تھی جو سیف علی جیسے ماہر کو بھی آسانی سے گرانے کے لیے کافی تھے۔ اب تاہم ان کے فشن کرسٹل صرف دوسروں کے فرار ہونے کے لیے وقت خریدنے کا کام کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد برائٹ ڈان اور ٹیم کے 9 دیگر چوٹی کے ماہرین نے اپنے بیگ سے ایک فشن کرسٹل نکالا اور اسے فعال کر دیا، جس سے وہ فوری طور پر ٹیم تک پہنچ گئے۔ اس کے فوراً بعد ان تمام 10 افراد نے کولا کے گروپ پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کولا اور دیگر کو روکنے کے لیے تیار تھے تاکہ ان کے باقی ساتھی علاقے سے بحفاظت پیچھے ہٹ سکیں۔ یہ سوچنا کہ سٹار لنک نے ایسی تیاریاں بھی کر رکھی تھیں۔ اگرچہ زیرو ونگ طاقتور ہے لیکن سٹار لنک بھی کوئی ترنے والا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زیرو ونگ ہیل فائر لیجن کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کر پائے گا۔ ڈارک ڈان نے برائٹ ڈان کی ٹیم کو ڈسٹ فشن کرسٹلز استعمال کرتے دیکھ کر سپر پاورز کے بارے میں اپنی معلومات کو تازہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈارک ڈریگن کے ڈیمونک ہیل ورلڈ میں ایک ٹاپ ایڈونچر ٹیم بننے کے بعد ڈارک ڈان کا خیال تھا کہ ڈارک ڈریگن چوٹی کے جنگجوؤں کے لحاظ سے مین بر اعظم کی مختلف سپر پاورز سے بہتر ہے۔ اب اس منظر کو دیکھ کر تاہم ایسا بالکل نہیں تھا، یہاں تک کہ اگر ڈارک ڈریگن کے ارکان کے پاس ڈیمونک ہیل ورلڈ کی خصوصی لیگیسی تھی، مین بر اعظم کی سپر پاورز کے پاس ڈفکشن کرسٹل جیسے طاقتور خزانے تھے جو ایک 2 کھلاڑی کو تھوڑی دیر کے لیے زبردستی 3 کھلاڑی میں ترقی دے سکتے تھے۔ آؤ کولا کے چہرے پر جوش و خروش کے تاثرات نمودار ہوئے جب اس نے برائٹ ڈان اور دیگر کو 3 کھلاڑی بنتے دیکھا۔ اس نے پھر اپنی ڈھال اٹھائی اور اکیلے ہی آگے بڑھا۔ اس کا اعتماد ایسا تھا جیسے اس کے سامنے موجود ڈسٹ 3 چوٹی کے ماہرین عام راکشوں سے مختلف نہ ہوں۔ ہم پر اکیلے آ رہے ہو؟ برائٹ ڈان کولا کی لاپرواہی پر تنزیہ ہنسا۔ اگر تم اتنی بری طرح مرنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری خواہش پوری کر دیں گے۔ سب لوگ پہلے اسے ختم کرو۔ اگرچہ وہ 3 ماہرین کی تعداد کے لحاظ سے نقصان میں تھے لیکن ان میں سے ہر ایک حقیقی چوٹی کا ماہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ برائٹ ڈان نے کولا اور دیگر کی توجہ ہٹانے کا سوچنے کی ہمت کی تھی۔ اب کولا در حقیقت ان کے گروپ پر بالکل اکیلا حملہ کر رہا تھا۔ اگر کولا ایک MT بھی تھا تب بھی یہ محض خودکشی تھی۔ یہ کہنے کے بعد برائٹ ڈان نے اپنے ہاتھ میں موجود وائٹ بون گریٹ سوورڈ کو گھمایا۔ اس تلوار سے نکلنے والا موت کا پرتشدد اورا 3 بھوتوں میں بدل گیا جو کولا کی طرف اڑ۔ نہ صرف ان میں سے ہر بھوت برائٹ ڈان کی طاقت کا 120% رکھتا تھا بلکہ یہ بھوت ہمزادوں کی طرح تھے۔ برائٹ ڈان انہیں 10 سیکنڈ تک کنٹرول کر سکتا تھا۔ 3 انڈیڈ نائٹ اسکل، انڈائنگ ریج۔ برائٹ ڈان کے علاوہ اس کے پیچھے موجود 2 3 ایلیمیٹرسٹس نے بھی اپنے منتر مکمل کر لیے۔ فوراً ہی آسمان سے آگ کے ستون گرے اور زمین سے مٹی کے کانٹے نکلے۔ یہ حملے برائٹ ڈان کے بلائے گئے 3 بھوتوں کے ساتھ مکمل تال میل میں تھے جس نے کولا کے فرار کے راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ڈارک ڈریگن کے ارکان اور سائلنٹ ونڈر کا گروپ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ہیل فائر لیجن کے 3 کھلاڑیوں نے جس طاقت، تیزی اور تال میل کا مظاہرہ کیا وہ محض غیر انسانی تھا۔ تاہم جب آگ کے ستون اور مٹی کے کانٹے کولا کو نگلنے ہی والے تھے، کولا نے ایک غسیلی دھاڑ ماری اور زمین پر زور سے پاؤں مارا۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی لہر نے قریب آنے والے مٹی کے کچھ کانٹوں کو چکنا چور کر دیا۔ اسی وقت
उसने टाइटन गार्ड उठाया और अपने गिर्द 8 शफाफ तवानाई की ढालें बलाएं। 3 स्कल, हेवनली डिफेंस। अगले ही लम्हे 8 तवानाई की ढालों ने आग के सतूनों और बाकी मिट्टी के कांटों को रोक दिया, जिससे हमलों को कोला को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया गया। जहां तक ब्राइट डान के 3 भूतों का ताल्लुक है, उनके जुनूनी हमले के बावजूद वो 8 तवानाई की ढालों के दिफाई जाल को तोड़ने में नाकाम रहे। नामुमकिन। ब्राइट डान हैरत से कोला को देखता रह गया। वो हेवनली डिफेंस स्कल के बारे में जानता था, जो 3 गार्डियन नाइट के मियारी स्किल्स में से एक है। बहुत से 3 एनपीसी गार्डियन नाइट्स के पास यह होता है। ये कोई नाकाबिल तस्खीर और स्कल नहीं था। बनाई गई तवानाई की ढालें सारिफ की ताकत और दिफा का सिर्फ 100% रखती थीं। दूसरे लफ्जों में, हेवनली डिफेंस एक ऐसा स्कल था जो सारिफ को ज्यादा मुकम्मल दिफा फराहम करता था। उसने किसी किस्म का नुकसान कम करने वाला असर फराहम नहीं किया था। अब ताहम मुतअद्दिद 3 हमले वसूल करने के बाद भी कोला दर हकीकत बिल्कुल महफूज रहा। अगर सैफ अली मौजूद होता तो उसे ये सूरत हाल बिल्कुल हैरान कुन न लगती। इस हकीकत को छोड़ करके कोला के पास एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शील्ड थी। इसकी 3 माना बॉडी ही उसे ब्राइट डान जैसे मसनूई 3 खिलाड़ियों को रोंदने की इजाजत देती थी। डिफकशना क्रिस्टल आर्जी तौर पर एक खिलाड़ी को 3 तक तरक्की देता था, ताहम फराहम करदा बेहतरी सिर्फ स्किल्स, बुनियादी औसाफ और जिस्मानी सख्त पर लागू होती थी। डिफकशना क्रिस्टल खिलाड़ियों को 3 माना बॉडी फराहम नहीं करता था। दरी असना 3 माना बॉडी के बगैर खिलाड़ी 3 स्किल्स और मंत्रों की ताकत का मुकम्मल मुजाहरा नहीं कर सकते थे। इसके बरक्स 3 माना बॉडी से बाइख्तियार 3 स्किल्स और मंत्र नुमाया तौर पर मजबूत असरात जाहिर करेंगे। इससे पहले के ब्राइट डान और हील फायर लीजन के दीगर चोटी के माहिरीन सूरत हाल पर रद्द अमल जाहिर करते, कोला पहले ही ब्राइट डान के सामने पहुंच चुका था और इसने शील्ड बेश का इस्तेमाल किया। हमले को महसूस करते हुए ब्राइट डान ने लाशौरी तौर पर हमले को रोकने के लिए अपनी वाइट बोन सॉवर्ड उठाई। धमाका। टकराने पर ब्राइट डान को ऐसा लगा जैसे किसी ट्रक ने इसे टुकर मारी हो। इसका पूरा वजूद पीछे की तरफ उड़ गया। इसकी HP 40,000 से ज्यादा गिर गई। दोनों अतराफ ताकत की बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर थे। उस वक्त जीरो विंग के दीगर 3 खिलाड़ियों ने भी हरकत की। ब्राइट डान की तरह हील फायर लीजन के दीगर 3 खिलाड़ी भी खाम ताकत और चुस्ती दोनों में मगलूब हो गए। जीरो विंग के अरकान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुजाहमत करने में नाकाम, वो तेजी से HP खोने लगे। जहां तक हील फायर लीजन के फरार होने वाले 2 खिलाड़ियों का ताल्लुक है, वो यान तियान किसिंग, तारिक महमूद और जन्नत के सामने नाजुक शीशे की तरह थे। जीरो विंग की इस तकड़ का हर हमला कम अज कम एक जान लेता। माहिरीन से लड़ने के बजाय इन तीनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुर्गियां ज़बह कर रहे हों। ताकत में फर्क ने हील फायर लीजन के अरकान को मायूसी की तरफ धकेल दिया। 30 सेकंड से भी कम वक्त में जीरो विंग के अरकान ने न सिर्फ अर्द गिर्द के इलाके को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया था, बल्कि हील फायर लीजन के तमाम 100 अरकान को लाशों में तब्दील कर दिया था, जो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के ज़र्रात में तब्दील हो गईं। चैप्टर 2383 बर्रे आज़म को हिला देना। हील फायर लीजन के अरकान की बिखरती हुई लाशों को देखकर डार्क ड्रैगन एडवेंचर टीम के तमाशाई अरकान दंग रह गए। तो ये हैं 3 खिलाड़ी, कोला और दीगर 3 माहिरीन की कारकर्दगी देखकर डार्क डान का दिल लरज उठा। ये कहना मुबालगा आराई न होगी कि 2 खिलाड़ियों और 3 खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाइयां बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर थीं। अगरचे डार्क डान समझ चुका था कि 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं जीत सकते, लेकिन इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये फर्क इतना बड़ा होगा। अगरचे हील फायर लीजन के हर रुकन के पास डिमोंक हील वर्ल्ड की खुसूसी लीगेसी थी, लेकिन हील फायर लीजन के 2 खिलाड़ियों में से कोई भी जीरो विंग के 3 खिलाड़ियों के खिलाफ एक वार से ज्यादा नहीं टुक सका था। 3 क्लासेस की ताकत डार्क डान की तवक्कुआत से बिल्कुल तजावुज कर गई। हील फायर लीजन और जीरो विंग के दरमियान लड़ाई से डार्क डान बता सकता था कि 3 खिलाड़ी न सिर्फ बुनियादी औसाफ बल्कि रद्द अमल की रफ्तार के लिहाज से भी बेहतर थे। खुद एक 2 चोटी के माहिर डार्क डान बता सकता था कि उसके रद्द अमल की रफ्तार कोला और दीगर के मुकाबले में एक लम्हा सुस्त थी। अगरचे ये फर्क किसी भी तरह से बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ये तयन करने के लिए काफी था कि आया कोई हमले को रोक सकता है या नहीं। यही फर्क था कि हील फायर लीजन के 2 खिलाड़ी जीरो विंग के 3 खिलाड़ियों के हमलों को रोकने में नाकाम रहे और फौरन मारे गए। जीरो विंग के 24 3 खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखने के बाद
डार्क डॉन ने नतीजा अखज़ किया कि अगर 10,002 माहिरीन की फ़ौज भी उन 24 खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगी तो वो तबाह हो जाएगी। इस लम्हे डार्क ड्रैगन के दीगर अरकान के भी ऐसे ही ख्यालात थे। ज़ीरो विंग के अरकान ने जो खौफनाक ताकत और रद्द अमल की रफ्तार दिखाई वो महज ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे तादाद से काबू पाया जा सके। जब डार्क ड्रैगन के अरकान आपस में खामोशी से गुफ्तगू कर रहे थे, कोला और दीगर ने अचानक उनकी समत देखा। इस सूरत हाल ने डार्क ड्रैगन के अरकान को खौफजदा कर दिया और वो तकरीबन फरार होने के लिए मुड़ने ही वाले थे। कमांडर, वो हमें स्टार लिंक के अरकान समझने की गलती तो नहीं कर रहे है ना? डार्क डॉन के पास खड़े डार्क कुल्लिरुक ने फिक्रमंदी से पूछा। कोला और दीगर की जंगी ताकत का मुशाहिदा करने के बाद डार्क कुल्लिरुक को यकीन था कि अगर ज़ीरो विंग के 3 माहिरीन ने कार्रवाई की तो डार्क ड्रैगन की 100 रुकनी टीम का अंजाम भी हीलफायर लीजन जैसा ही होगा। दरहकीकत डार्क ड्रैगन की टीम हीलफायर लीजन से भी ज्यादा तेजी से मर सकती है। अब जबकि वो पहले ही लेवल 100 तक पहुंच चुके थे, एक बार भी मारे जाना एक बड़ी रुकावट साबित होगा। बहरहाल लेवल 99 से लेवल 100 तक जाने के लिए दरकार तजुर्बे की मिकदार बहुत ज्यादा थी। मजीद ये कि लेवल 99 और लेवल 100 के खिलाड़ियों के दरमियान ताकत का फर्क इस बात का मतलब था कि वो तलाश के बहुत से मौके से भी महरूम रह जाएंगे। मुझे नहीं मालूम, हमें पहले जाकर उनका इस्तकबाल करना चाहिए, डार्क डॉन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उसने खुद को संभाला और ज़ीरो विंग के अरकान का इस्तकबाल करने के लिए पहल की। ताहम जब तक डार्क डॉन अपनी छुपने की जगह से खड़ा हुआ, कोला के ग्रुप ने हील फायर लीजन की गिराई हुई अशिया पहले ही जमा कर ली थी। फिर वो ज़ीरो विंग के दीगर अरकान को क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर ले गए और पथरीले जंगल से गायब हो गए। डार्क ड्रैगन के अरकान ने राहत का एक गहरा सांस लिया। वो दरहकीकत हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। डार्क डॉन कोला और दीगर को जाते देखकर एक तल्ख मुस्कुराहट ना रोक सका। डार्क ड्रैगन एडवेंचर टीम एक ऐसा वजूद था जिससे सुपर पावर्स की माहिर टीमें भी डरती थीं। ताहम कोला और दीगर की नज़र में डार्क ड्रैगन के अरकान आम राकेशों के बराबर थे। ताहम डार्क डॉन ज़ीरो विंग के 3 खिलाड़ियों के नुक्ता नज़र को भी समझता था। कोला और दीगर के पास डार्क ड्रैगन एडवेंचर टीम को हिकारत से देखने की अहलियत थी। इस लम्हे डार्क डॉन को अपनी पिछली हिचकिचाहट पर अफसोस हुआ। अगर उसकी टीम ने पहले ज़ीरो विंग की मदद की होती तो वो ज़ीरो विंग के 3 खिलाड़ियों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने के काबिल हो सकते थे। कमांडर, वो चले गए हैं। क्या हमें खाई की तरफ वापस जाना चाहिए? डार्क डॉन के पास खड़े डार्क कुल्लिरुक ने पूछा। नहीं, हम व्हाइट रिवर सिटी वापस जा रहे हैं, डार्क डॉन ने सर हिलाते हुए कहा। हम वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी काफी वक्त बाकी है, डार्क कुल्लिरुक ने बहस की। अभी वापस जाना एक बड़ा ज़िया होगा। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे एनपीसी शहरों से काफी दूर थे। माउंट की मदद से भी खिलाड़ियों को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे तक पहुंचने में बहुत तवील वक्त लगता था। लिहाजा कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट का दौरा करने वाली हर टीम वापस जाने का फैसला करने से पहले अपनी आखिरी हद तक बर्दाश्त करती थी। उनकी टीम ने कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में अपने मुतवक्के वक्त का सिर्फ आधा हिस्सा गुजारा था, फिर भी डार्क डॉन पहले ही उन्हें वापस बुलाने का कह रहा था। हम वापस जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इतना ही बेहतर है। ये बेहतर होगा कि हम इस मामले की खबर आम होने से पहले स्टार मून एडवेंचर अलायंस में शामिल हो जाएं, डार्क डॉन ने संजीदगी से कहा। पहले डार्क डॉन अब भी इस बात पर हिचकिचा रहा था कि आया उसे डार्क ड्रैगन को ज़ीरो विंग और स्टार लिंक के दरमियान जिदोजहद में शामिल करना चाहिए। बहरहाल ज़ीरो विंग का साथ देने के मुमकिना खतरात मुमकिना फ़वाइद से ज्यादा थे। अब ताहम उसे इसकी परवाह नहीं थी। 24 खिलाड़ी, इतने ज्यादा 3 खिलाड़ियों के साथ ज़ीरो विंग कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट पर आहनी गिरफ्त के साथ राज कर सकता था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स यहां ज़ीरो विंग से लड़ाई मोल लेने के लिए पागल होंगी। जिक्र न करना कि ज़ीरो विंग के पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी भी अपने अड्डे के तौर पर मौजूद है। एक बार जब ज़ीरो विंग के 3 खिलाड़ियों की खबर बाहर निकल गई तो एडवेंचर टीमें और माहिरीन यकीनी तौर पर स्टार मून एडवेंचर अलायंस की तरफ भागेंगे। लिहाजा डार्क ड्रैगन को ऐसा होने से पहले अलायंस में शामिल होना था और अलायंस में अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए तेजी से सीपीज जमा करने थे। बहरहाल एक बार जब अलायंस के सीपीज की मांग बढ़ गई तो सीपीज हासिल करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डार्क कुल्लिरुक फौरन समझ गया कि इसके कमांडर का क्या मतलब है। इसके बाद
डार्क ड्रैगन के अरकान तेजी से व्हाइट रिवर सिटी की तरफ रवाना हुए। दरीं असना डार्क ड्रैगन एडवेंचर टीम के कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट छोड़ने के थोड़ी देर बाद ये चौंका देने वाली खबर के स्टार लिंक के हील फायर लीजन की एक 100 रुकनी टीम तबाह हो गई है मुख्तलिफ सुपर पावर्स के कानों तक पहुंच गए। हील फायर लीजन की एक 100 रुकनी टीम तबाह हो गई, 24-3 खिलाड़ी। ये कैसे मुमकिन है? बर्निंग अव्वल, जो इस वक्त एक फील्ड बास पर हमला कर रहा था, हैरान रह गया जब उसने वो रिपोर्ट पढ़ी जो इसके मातहत ने इसे अभी भेजी थी। स्टार लिंक के हील फायर लीजन ने अपनी ताकत से मुख्तलिफ सुपर पावर्स को हैरान कर दिया था। यहां तक कि बर्निंग अव्वल को भी यकीन नहीं था कि उसकी हेवन पेर्सर टीम हील फायर लीजन के साथ मुकाबले में जिंदा रह सकती है। बहरहाल डिमोन हील वर्ल्ड की खुसूसी लीगेसी कोई मजाक नहीं थी। अब ताहम हील फायर लीजन की एक 100 रुकनी टीम दर हकीकत तबाह हो गई। मजीद ये कि जीरो विंग के पास अब इजाफी 24-3 खिलाड़ी हैं। बर्निंग अव्वल समझ सकता था कि सैफ अली जैसा इफरीत कैसे वजूद में आए। बहरहाल जीरो विंग के गिल्ड लीडर के तौर पर सैफ अली खतरनाक और फायदामंद मुहिम जोई पर जाने के लिए अपने गिल्ड के तमाम वसाइल इस्तेमाल कर सकता था। लिहाजा इसका लेवल 100 तक पहुंचना और अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट को इतनी जल्दी मुकम्मल करना अब भी इम्कान के दायरे में था। ताहम बर्निंग अव्वल महज इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि सैफ अली के अलावा जीरो विंग के पास 24 मजीद 3 खिलाड़ी भी हैं। बहरहाल यहां तक कि लॉन्ग जियंग लॉन्ग ने भी अभी अपना 3 प्रमोशन क्वेस्ट चैलेंज करना शुरू किया था। बर्निंग अव्वल खुद को चैलेंज लेने के लिए गैर तैयार महसूस कर रहा था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स को ये मालूमात मिलने के थोड़ी देर बाद जीरो विंग के 24 इजाफी 3 खिलाड़ियों की खबर मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के कानों तक भी तेजी से फैल गई। 20 से ज्यादा 3 खिलाड़ी। जीरो विंग ने ऐसा कारनामा कैसे अंजाम दिया? हैरत अंगेज, बहुत हैरत अंगेज। जीरो विंग दर हकीकत अपने फ्लाइंग शिप और उन 24-3 खिलाड़ियों की मदद से कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में गश्त कर रहा है। अब कोई भी कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में जीरो विंग को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के अरकान के अलावा काफी तादाद में आज़ाद माहिरीन ने भी जीरो विंग की हालिया कामयाबियों के बारे में सुना और इस सूरत हाल पर दंग रह गए। जहां तक उन टॉप एडवेंचर टीमों का ताल्लुक है जो असल में जीरो विंग के अरकान पर हमला करने का मंसूबा बना रही थीं, उन्होंने ये ख्याल तर्क कर दिया, खास तौर पर क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप की नकल व हरकत देखने के बाद। इस वाक़ये के बाद जीरो विंग और स्टार मून एडवेंचर अलायंस में शामिल होने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों की तादाद आसमान को छूने लगी। गिल्ड लीडर, बहुत सी टॉप और मशहूर एडवेंचर टीमों के कमांडरों ने अभी हमसे राब्ता किया है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम नायाब वसाइल की अक़साम में इजाफा कर सकते हैं जिन्हें हम कबूल कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकें और थोड़ी जल्दी सिल्वर रैंक पर तरक्की पा सकें। कुछ सुपर पावर्स भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी में अपने अरकान को दाखिल होने देने के बदले में हमारे साथ शराकत दारी कायम करना चाहती हैं। लियांग जंग ने सैफ अली से राब्ता करने के बाद जोश व खरूश से ऐलान किया। ऐसा लगता है कि कोला के ग्रुप के इक़दामात का काफ़ी अच्छा नतीजा निकला है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात के मामलात कैसे चल रहे हैं? सैफ अली को यह तस्लीम करना पड़ा कि 20 से ज्यादा 3 खिलाड़ियों का खौफ सिर्फ एक 3 खिलाड़ी होने से कहीं ज्यादा था। अब यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स जिन्होंने इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाई हुई थी, वो भी अब खामोश नहीं बैठ सकती थी। ये हो गया है। मैंने पहले ही उन तमाम लोगों को रकम वापस कर दी है जिन्होंने वापसी मांगी थी। फिलहाल हमारे पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी में 12,000 से ज्यादा खाली निजी मकानात दस्तयाब हैं, लियांग जंग ने इत्तला दी। अच्छा, एक ऐलान करें जिसमें कहा गया हो कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए नहीं खोला जाएगा। कैंडल लाइट स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात को लीज पर देने के लिए एक नीलामी भी मुनक़िद करेगी और जो भी शहर में निजी मकान किराए पर लेगा वो फौरी तौर पर इसमें रह सकेगा, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। सैफ अली ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात को लीज पर देने का मामला एक तरफ रख दिया था क्योंकि वक्त सही नहीं था। ताहम अब जबकि कोला और दीगर ने अपना 3 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल कर लिया था और जीरो विंग के पास पहले से ही अपना नाइट डिवीजन था, बशमूल स्टोन फॉरेस्ट सिटी की मौजूदा मकबूलियत, ये स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात को लीज पर देने का बेहतरीन वक्त था। चैप्टर 2384 फवाइद जमा करना। सैफ अली की हिदायत मौसूल होने के बाद लियांग जंग ने फोरम्स पर एक ऐलान पोस्ट किया
जिसमें बताया गया कि जीरो विंग स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात को लीज पर दे रहा है। जिस लम्हे इसने स्टार मून किंगडम के ऑफिशियल फोरम्स पर पोस्ट शाये की, ममलकत में एक कोहराम मच गया। हर कोई जीरो विंग के अरकान की तरफ से लीक की गई मालूमात के जरिए स्टोन फॉरेस्ट सिटी के बारे में पहले ही थोड़ा बहुत जान चुका था। वो सब इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये शहर लीविलिंग के वसाइल के लिए एक पनागाह है। बदकिस्मती से खिलाड़ी दूर से शहर को देखने पर मजबूर थे, क्योंकि ये सिर्फ जीरो विंग के अरकान और स्टार मून एडवेंचर अलायंस के सिल्वर मेंबर्स के लिए खुला था। ताहम अब जबकि जीरो विंग ने गैर अरकान के लिए शहर तक रसाई हासिल करने का एक तरीका ऐलान कर दिया था, कोई इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। ताहम जब उन्होंने निजी मकानात की लीज की शराइत देखें तो मुख्तलिफ बड़ी ताकतों और ममलुकत के आज़ाद खिलाड़ियों दोनों के सांस रुक गए। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात किराए पर दस्तयाब थे, लेकिन जीरो विंग मकानात को सिर्फ हफ्तावार बुनियादों पर लीज पर दे रहा था, माहाना नहीं, और हफ्तावार किराए की इब्तिदाई बोली 30,000 क्रेडिट्स थी। ये कीमत आसानी से अब बॉटम लेस ई20 में निजी मकानात के माहाना किराए का मुकाबला कर सकती थी। जीरो विंग बहुत जालिम है। अगरचे ये किसी हद तक स्टोन फॉरेस्ट सिटी को आवाम के लिए खोल रहा है, लेकिन सिर्फ वही खिलाड़ी शहर में दाखिल हो सकेंगे जो इसके निजी मकानात किराए पर लेंगे। लेकिन यह हम जैसे आज़ाद खिलाड़ियों के लिए एक मौका है। अगर हम आने वाली नीलामी में निजी मकान जीत सकते हैं तो हमें लेवल बढ़ाने और अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने में बहुत आसानी होगी। क्या किराया थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं है? जीरो विंग फी हफ्ता 30,000 क्रेडिट्स वसूल कर रहा है। आम खिलाड़ी इतने किराए के मुतहम्मिल कैसे हो सकते हैं? हर कोई जीरो विंग के ताज़ा तरीन ऐलान पर गर्मागर्म बहस में मसरूफ हो गया और बहुत से खिलाड़ियों ने निजी मकानात की इब्तिदाई बोली को बहुत ज्यादा समझा। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात में दिलचस्पी रखने वाले आज़ाद खिलाड़ियों में से कोई भी इस कीमत को कबूल करने के लिए खुद को तैयार न कर सका। इसके बरक्स बड़ी तादाद में एडवेंचर टीमों और गिल्ड्स ने कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की लीजिंग नीलामी में शामिल होने के लिए दरख्वास्त देना शुरू कर दी। जैसे ही खबर फैल व्हाइट रिवर सिटी में कैंडल लाइट की दुकानों पर हुजूम बढ़ गया, क्योंकि इन एडवेंचर टीमों और गिल्ड्स के नुमाइंदे पहुंचने लगे। क्या ये लोग पागल हैं? हम फी हफ्ता 30,000 क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं। वो 7 दिनों में कितना फायदा हासिल कर सकते हैं? गार्ड्स डोमेन में नई आने वाली एक लेवल 40 की खातून खिलाड़ी उलझन का शिकार थी जब इसने दुकान में जुनूनी हुजूम देखा। उसने सोचा कि क्या गार्ड्स डोमेन के तमाम खिलाड़ी पागल हो गए हैं? तुम अभी हाल ही में गेम में शामिल हुई हो, इसलिए शायद तुम्हें अंदाजा न हो कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात कितने कीमती हैं। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में खिलाड़ी की लीवलिंग की रफ्तार लेवल 90 से जायद के नक्शे में ग्राइंडिंग के मुकाबले में कम अज कम 3 गुना ज्यादा है। मजीद ये कि लेवल 100 के आलात और वसाइल लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में गिरते हैं। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की टीमें ग्राइंडिंग के लिए इन नक्शों तक आने जाने में रोजाना दर्जनों घंटे सिर्फ करती हैं, लेकिन अगर उनके पास इलाके में निजी मकान हो तो वो बराह रास्त नक्शे पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एक लेवल 94 के करिश्मी नस्र ने खातून खिलाड़ी को आगाह किया। रश्क के साथ उसने जारी रखा, मजीद ये कि मैंने सुना है कि अब स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात के अंदर आराम करते हुए डबल EXP बफ जमा कर सकते हैं और अपनी बहाली की रफ्तार को थोड़ा तेज कर सकते हैं। ये तमाम फवाइद आपकी लीवलिंग की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। अगर उसके पास काफ़ी रकम होती तो वो भी नीलामी में शामिल होने के लिए दरख्वास्त देता। वो स्टार मून एडवेंचर अलायंस में आहिस्ता आहिस्ता CPs कमाने में अपना वक्त ज़ाय न करता, सिल्वर मेंबर बनने की कोशिश में। दरी असना व्हाइट रिवर सिटी के एक रिसत्तूरा के अंदर एल्डर जीरो विंग के पास अब 20 से ज्यादा 3 खिलाड़ी हैं। अब स्टार लिंक भी कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में गिल्ड के खिलाफ बेबस हो जाएगा। सियाजरा पहने एक खूबसूरत नौजवान ने इवल कैलिन को इत्तला दी। बेचीनी से उसने पूछा, हम वाइस गिल्ड लीडर के हुक्म के बारे में क्या करें? जीरो विंग की बुनियादों ने उन्हें हैरान कर दिया था। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में 3 खिलाड़ियों की बका की सलाहियत के साथ 10 हील फायर लीजेंस भी जीरो विंग की तरक्की को मुतासिर नहीं कर सकते थे। मौजूदा 1000 रुपनी हील फायर लीजेंड तो दूर की बात। हमने गिल्ड को कम समझा है। इतनी जल्दी इतने सारे 3 खिलाड़ियों की परवरिश करना जीरो विंग के लिए यकीनन मुतासिर कुन है। फी अलहाल हमें स्टोन फॉरेस्ट सिटी में निजी मकानात किराए पर लेने पर इक्तिफा करना चाहिए, इवल कैलिन ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ते हुए माथे पर बिल डालकर कहा। डेमन पैलेस के पास सिर्फ 2 दर्जन के करीब अरकान थे जो अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट की तैयारी कर रहे थे,
फिर भी जीरो विंग के पास पहले ही इतने ज्यादा 3 खिलाड़ी थे। अगर हम कुछ जीत भी लें तो मुझे डर है कि ये काफी नहीं होगा। खूबसूरत नौजवान परेशान हुआ। डेमन पैलेस डिमोन हील वर्ल्ड पर राज करता था और उसकी कमान में माहिरीन की एक बड़ी तादाद थी। अगर वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी के तमाम निजी मकानात भी किराए पर ले लें तब भी वो गिल्ड की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। गिल्ड के बहुत कम अरकान इस वक्त अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज करने के काबिल हैं। चंद 100 निजी मकानात काफी होने चाहिए, इवल कैलिन ने हंसते हुए कहा। ताहम ये फैसला जीरो विंग का पीछा करेगा। चूंकि गिल्ड ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी को आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खोलने से इनकार कर दिया है, इसलिए ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल कर लेंगे। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि जीरो विंग स्टोन फॉरेस्ट सिटी को बरकरार रख पाता है या नहीं। इवल कैलिन को सिर्फ ये तवक्को थी कि जीरो विंग थोड़े वक्त के लिए कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट पर राज करेगा। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मुकाबले में गिल्ड के पास कितने माहिरीन हो सकते हैं जो इतनी जल्दी 3 तक पहुंच सकेंगे। ये सिर्फ वक्त की बात होगी कि जीरो विंग पीछे रह जाएगा। जब मुख्तलिफ ताकतें जीरो विंग के बारे में बहस कर रही थीं, सैफ अली ने कोला और उसकी टीम के साथ 3 सेंट्स एम्पायर के सरहदी शहरों में से एक पर टेलीपोर्ट किया। फिर वो क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर सवार हुए और डिमोंक वुल्फ माउंटेन्स की तरफ उड़ गए, जो एक और लेवल 100 का न्यूट्रल नक्शा था। डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज 3 सेंट्स एम्पायर के जुनूब में एक ममुआ जमीन थी और ऐसी अफवाहें थीं कि वहां एक खौफनाक दरिंदा डार्क बैटल वुल्फ रहता है। यहां तक कि 3 सेंट्स एम्पायर, जो गार्ड्स डोमेन की 4 अजीम सल्तनतों में से एक थी, इस दरिंदे को उकसाने से डरती थी। डार्क बैटल वुल्फ में 5 ड्रैगन किंग का मुकाबला करने की ताकत थी, एक ऐसा वजूद जो 6 खुदाओं का भी मुकाबला कर सकता था। मजीद ये कि एक तबाहकुन ओरा ने पूरे पहाड़ी सिलसिले को अपनी लपेट में ले रखा था। 2 खिलाड़ी इस इलाके में 3 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये डार्क वुल्फ नस्ल का घर भी था जिसने डार्क बैटल वुल्फ का खून विरासत में पाया था। वो इसी लेवल और ट्रिकी बिल्ड लाइन मखलूकात से कमजोर नहीं थे। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज में इत्तेफाक न जाने की हिम्मत नहीं की थी। हम यहाँ क्यों हैं, गिल्ड लीडर? ये माहौल 3 खिलाड़ियों के लिए भी मनहूस महसूस होता है। हम यहाँ ग्राइंडिंग के लिए तो नहीं आए, है ना? कोला ने घबराते हुए पूछा जब उसने फ्लाइंग शिप के नीचे जंगल में घूमते हुए भेड़ियों के मुताद्दिद गौल देखे। 3 तक पहुंचने के बाद से कोला ने महसूस किया था कि इसमें लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड्स के साथ खलवाड़ करने की ताकत है, लेकिन जब इसने नीचे 3 डेमन वोल्व्स को देखा तो उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले 3 डेमन वोल्व्स खास तौर पर खतरनाक महसूस हो रहे थे। यान तियानकिसिंग और दीगर ने भी ऐसा ही महसूस किया और वो इतने ही बेचैन थे। हम यहाँ लेवल बढ़ाने नहीं आए। ये राकुशस कंजूस हैं, वो बहुत कम EXP और लूट देते हैं। मजीद ये कि वो भेड़िए आमतौर पर 500 या इससे ज्यादा के गौल में हरकत करते हैं। यहाँ तक कि 100 अफराद पर मुश्तमिल 3 माहिर टीम भी यहाँ कुत्ते की मौत मरेगी। हमारी टीम का तो जिक्र ही किया, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फिर हम यहाँ क्यों हैं? यान तियानकिसिंग ने सवाल दोहराया। अब जबकि जीरो विंग के पास इतने ज्यादा 3 माहिरीन थे, वो लेवल 100 की टीम डंजन्स पर हमला कर सकते थे, फिर भी सैफ अली उन्हें इस खुदा के छोड़े हुए मकाम पर ले आया था। हम मगरिबी बर्रे आजम के लिए एक पोर्टल खोलने जा रहे हैं, सैफ अली ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास इस वक्त उनकी कमान में इतने ज्यादा 3 माहिरीन होते तो वो यकीनी तौर पर लेवल 100 की टीम डंजन्स ताकतवर फील्ड बासिस पर हमला करना शुरू कर देते। ये लेवल 100 के हथियार और आलात हासिल करने का सबसे आसान तरीका था, जो गिल्ड के मजीद अरकान को अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज करने के काबिल बनाता। ताहम सैफ अली का ख्याल था कि यह तरीका जीरो विंग के लिए बहुत सुस्त है। इसके गिल्ड के पास मुख्तलिफ सुपर पावर्स जितने माहिरीन नहीं थे, और अगर वो चाहता था कि जीरो विंग तेजी से तरक्की करे तो उसे वसाइल की कसरत खर्च करनी पड़ती। इन वसाइल को हासिल करने का तेज तरीन तरीका दोनों बर्रे आज़मों के दरमियान तिजारत था। सैफ अली के पास पहले मगरबी बर्रे आज़म का सफ़र करने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन अब जबकि कोला और उसकी टीम 3 तक पहुंच चुके थे, जीरो विंग के पास दूसरे बर्रे आज़म के लिए पोर्टल खोलने का मौका था। कुदरती तौर पर सैफ अली इस मौका से फ़ायदा उठाएगा। चैप्टर 2385 मगरिबी बर्रे आज़म। मगरिबी बर्रे आज़म का पोर्टल।
यान तियानकिसिंग और दीगर हैरत से अपने गिल्ड लीडर की तरफ मुड़े। गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतें अब मगरबी बर्र-ए-आज़म से नावाकिफ नहीं थीं और चंद सुपर पावर्स पहले ही दोनों बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र करने की सलाहियत हासिल कर चुकी थी। इन सुपर पावर्स ने जो वसाइल वापस लाए थे उन्होंने मुख्तलिफ ताकतों को रश्क में मुब्तला कर दिया था। गार्ड्स डोमेन के बर्र-ए-आज़मों की सकाफ़तें बहुत मुख्तलिफ थीं। न सिर्फ उनकी तरक्की की सिमतें मुख्तलिफ थीं, बल्कि हर बर्र-ए-आज़म के पास बड़ी हद तक मुख्तलिफ वसाइल थे। इस तरह हर बर्र-ए-आज़म के खिलाड़ी दूसरे के वसाइल से बहुत फ़ायदा उठा सकते थे। यान तियानकिसिंग और उसके साथियों के इल्म के मुताबिक मगरबी बर्र-ए-आज़म के खिलाड़ियों के रोज़मर्रा के अखराजात मशरिकी बर्र-ए-आज़म के खिलाड़ियों से बहुत मुख्तलिफ थे। मशरिकी बर्र-ए-आज़म के खिलाड़ी बुनियादी तौर पर करेंसी के तौर पर सिक्कों पर इन्हिसार करते थे, क्योंकि बर्र-ए-आज़म की तवज्जो जंगी तकनीकों पर थी। कुदरती तौर पर लड़ाई में जंगी तकनीकों पर इन्हिसार हथियारों और आलात पर बहुत ज़्यादा बोझ डालता था और नतीजे के तौर पर खिलाड़ी अपनी रकम का एक बड़ा हिस्सा मरम्मत की फीसों पर खर्च करते थे। मगरबी बर्र-ए-आज़म में खिलाड़ी सिक्कों से ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल्स पर इन्हिसार करते थे। मगरबी बर्र-ए-आज़म के खिलाड़ियों ने बुनियादी औसाफ और माना के इस्तेमाल पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की। इस तरह उन्हें खुद को और अपने हथियारों और आलात को मजबूत बनाने के लिए मैजिक क्रिस्टल्स की ज़रूरत थी। बिलाशुबा मैजिक क्रिस्टल्स दोनों बर्र-ए-आज़मों में एक नायाब और कीमती शय थे, लेकिन मगरबी बर्र-ए-आज़म की तरक्की की समत की वजह से वहाँ मैजिक क्रिस्टल्स की कदर कहीं ज़्यादा थी। इसके बरक्स हथियारों और आलात की तैयारी का सामान मशरिकी बर्र-ए-आज़म के मुकाबले में बहुत सस्ता था। अगर ज़ीरो विंग दोनों बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र करने के काबिल हो गया तो ये कुछ ही वक्त में एक हकीकी सुपर पावर बन जाएगा। ये ठीक है। मैंने यहाँ एक मैजिक गेट के बारे में एक छुपा हुआ सुराग दरियाफ्त किया है जो कदीम ज़माने से चला आ रहा है। जब तक हम मैजिक गेट को फ़ाल करते हैं हम बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र कर सकेंगे। सैफ अली ने शक से बचने के लिए एक फर्जी बहाना बनाया। मुख्तलिफ सुपर पावर्स बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र करने के तरीके तलाश करने के लिए बेताब थीं, लेकिन बहुत कम कामयाब हुई थीं। यह अजीब होता अगर उसने इत्तेफाकना एक पोर्टल दरियाफ्त कर लिया होता। अब पोर्टल मुस्तहकम है? गिल्ड लीडर तारिक महमूद ने बेताबी से पूछा। जब उन्होंने तारिक महमूद का सवाल सुना तो टीम के बाकी अरकान तजस्सुस से मुतवज्जे हो गए। इनमें से किसी को भी सैफ अली की बात पर शक नहीं था। खिलाड़ियों ने गार्ड्स डोमेन के बहुत से क्विस्ट और पोर्टल छुपे हुए सरागों के जरिए दरियाफ्त किए थे। इन सरागों में से एक का पोर्टल तक ले जाना कोई अजीब बात नहीं थी जो दो अहम बर्र-ए-आज़मों से जड़ा हुआ हो, बल्कि हर कोई इस बारे में ज़्यादा मुतजस्सिस था कि पोर्टल महफूज है या नहीं। अगर यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला पोर्टल होता तो ये ज़ीरो विंग के लिए ज़्यादा मददगार न होता। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बार मगरबी बर्र-ए-आज़म के वसाइल को दोबारा फ़रोख्त करके फौरी मुनाफा कमा सकते थे। ताहम अगर पोर्टल मुस्तहकम होता तो वो इस वक्त तक पैसा कमाना जारी रख सकते थे जब तक कि बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र मामूल ना बन जाए। दोनों के दरमियान फ़र्क बहुत बड़ा होगा। मुझे जो सुराग मिला है इसकी बुनियाद पर इसे होना चाहिए, सैफ अली ने कहा। बदकिस्मती से हमें पोर्टल के फ़ाल होने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है। वो जिस पोर्टल की तलाश में थे वो मुस्तहकम था, वरना वो यहाँ तक आने की ज़हमत न करते, लेकिन चूंकि इसने कभी पोर्टल को ज़ाती तौर पर नहीं देखा, इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वो इसकी सही तफसीलात नहीं जानता था। मशरिकी बर्र-ए-आज़म में 3 सेंट्स एम्पायर के पास सबसे ज़्यादा पोर्टल थे जो मगरबी बर्र-ए-आज़म की तरफ जाते थे। सैफ अली के इल्म के मुताबिक सल्तनत में तकरीबन 10 मुस्तहकम पोर्टल थे और उनमें से सबसे बड़ा और मुस्तहकम पोर्टल मुताद्दिद सुपर पावर्स के कंट्रोल में था। वो पोर्टल भी था जिस पर ज़्यादातर खिलाड़ी बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र करने के लिए इन्हिसार करते थे। ज़ीरो विंग की सूरत हाल पर गौर करने के बाद सैफ अली ने फैसला किया था कि डीमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज का पोर्टल उसके गिल्ड के लिए बेहतरीन मौजू है। ये पोर्टल नाकाबिल यकीन हद तक मुस्तहकम था। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान एक तारीक ताकत ने खुफिया तौर पर उसे कंट्रोल किया था। अवाम को इसके वजूद के बारे में तब ही पता चला था जब बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र ज़्यादा आम हो गया था और मुख्तलिफ सुपर पावर्स इस तारीक ताकत पर रश्क करने लगी थीं जिसने इस पोर्टल को कंट्रोल किया था। सैफ अली के जवाब ने इसकी टीम को पुरजोश कर दिया। अगर वो इस पोर्टल को महफूज कर लेते तो गिल्ड को वाकई अपनी तरक्की के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होती। जब सैफ अली और उसके खिलाड़ी गुफ्तगू कर रहे थे
क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज के अंदरूनी इलाके में एक जिमी हुई झील तक पहुंच गया। बर्फ की एक तह ने जिमी हुई झील को ढांप रखा था, जो इतनी बड़ी थी कि इसमें आसानी से कई शहर समा सकते थे। अगर सिस्टम मैप ने इस इलाके को झील के तौर पर लेबल न किया होता तो खिलाड़ी गालिबन उसे बर्फानी मैदान समझने की गलती कर बैठते। ताहम इससे पहले कि क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप नीचे उतरना शुरू करता, टीम पर एक अजीब सा एहसास गालिब आ गया। उन्होंने झील की तरफ नीचे देखा और बहुत से जमे हुए इंसानों और दरिंदों को देखा। इंसानी मुजस्समों ने एक जैसी ज़रा और लिबास पहन रखा था और उनमें सबसे कमज़ोर प्रतीन था। अगर 3 सेंट्स एम्पायर के खिलाड़ी उन इंसानों की ज़रा देखते तो वो दंग रह जाते। वो मुजस्समे जिस ज़रा और लिबास में थे वो सीक्रेट ब्रिलियंट डिवीजन के थे, जो 3 सेंट्स एम्पायर के 7 अफसानवी नाइट डिवीजन्स में से एक था। 7 अफसानवी नाइट डिवीजन्स कदीम ज़माने से 3 सेंट्स एम्पायर की चोटी की जंगी ताकत का फ़ख्र रहे थे। ये अफवाह थी कि इनमें से सिर्फ एक नाइट डिवीजन पूरी ममलुकत को तबाह कर सकता है। ताहम ये कई हजार नाइट्स नीचे झील पर जमे हुए खड़े थे। उनकी पोजीशनों और तासुरात की बुनियाद पर यह वाज़ेह था कि ये नाइट्स लड़ाई की तैयारी शुरू करने से पहले ही जिम गए थे। वो कई हजार 3 NPCs की बात कर रहे थे। सिर्फ इसके मुज़मरात के बारे में सोचकर यान तियान किसिंग और उसके साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। गॉड्स डोमेन वजह और असर के निज़ाम पर काम करता था। 3 NPCs का एक गिरोह बगैर किसी वजह के जिम कर नहीं मर सकता था। किसी चीज़ ने इन सेक्रेट ब्रिलियंट डिवीजन नाइट्स पर हमला किया होगा। इस मंजर ने सैफ अली को भी हैरान कर दिया। इसकी मालूमात के मुताबिक यहाँ कोई NPC नहीं होना चाहिए था। 7 अफसानवी नाइट डिवीजन्स में से एक तो दूर की बात, इसे सिर्फ मैजिक गेट की मरम्मत करने और झील में मौजूद राकेशों से इसकी हिफाजत करने की ज़रूरत होनी चाहिए थी। इस मुजस्समे को देखें, गिल्ड लीडर। ऐसा लगता है कि इससे हल्की सी चमक निकल रही है, कालू भाई ने फ्लाइंग शिप के नीचे एक बर्फानी मुजस्समे की तरफ इशारा करते हुए कहा। दूसरे जमे हुए नाइट्स के बरक्स, जिस मुजस्समे की तरफ कालू भाई ने इशारा किया था वो हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। इसका लिबास भी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पुरतइश था और इससे डिवाइन माइट का असर निकल रहा था। डिवाइन माइट किसी आइटम से नहीं बल्कि खुद NPC से पैदा हो रहा था। एक हीरो। सैफ अली सवालिया निशान बने जमे हुए NPC को देखकर हैरान रह गया। हीरो इंसानी नस्ल के दरमियान चोटी के वजूद थे और अगरचे हर कोई जानता था कि वो मौजूद हैं, लेकिन एक जिंदा हीरो से मिलना एक गैर मामूली नायाब वाक़या था। ज्यादातर हीरो अरसा दराज पहले मर चुके थे और अपनी असल ताकत का सिर्फ एक हिस्सा बरकरार रखते थे। और फिर भी सैफ अली बता सकता था कि उसके सामने मौजूद जमा हुआ हीरो अब भी जिंदा था। गिल्ड लीडर, क्या हमें इन्हें चेक करना चाहिए? कालू भाई ने पूछा। चिल्लू चलकर देखते हैं। सैफ अली ने सूरत हाल पर गौर करने के बाद इत्तेफाक किया। उनके पास वाकई कोई चारा नहीं था। वो जिस मैजिक गेट के पीछे थे वो हीरो के पैरों के नीचे सेल था। वो NPC के करीब जाने से नहीं बच सकते थे जब तक कि वो मैजिक गेट से दस्तबरदार न हो जाते। क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप के झील पर उतरने के थोड़ी देर बाद एक गहरी, ताकतवर आवाज ने टीम को मुखातिब किया। मुहिम जोआ, क्या मैं आपको इस सेल को हटाने की जहमत दे सकता हूं? सैफ अली, जो टीम लीडर था, को फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। चैप्टर 2386 एक और इन्फीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट। सिस्टम इन्फीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट। आखिरी नाइट शुरू हो गई है। आपके पास क्वेस्ट कबूल करने आना करने के लिए 3 मिनट है। क्वेस्ट से इनकार करने पर आपको कोई जुर्माना नहीं दिया जाएगा। सिस्टम, अगर आप क्वेस्ट कबूल करने और इसे मुकम्मल करने का इंतखाब करते हैं तो आप होली नाइट अल्बागिरे की हिमायत हासिल कर लेंगे। मुतालिका इनाम से हटकर अल्बागिरे की आपके लिए पसंदीदगी का इन्हिसार क्वेस्ट की तकमील की शरह पर होगा। सिस्टम, अगर आप क्वेस्ट मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं तो तमाम बुनियादी औसाफ मुस्तकिल तौर पर 100 पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे। आप 5 लेवल खो देंगे और 3 सेंट्स एम्पायर में आपकी साख में 500 पॉइंट्स की कमी कर दी जाएगी। सिस्टम नोटिफिकेशन 3 बार दोहराए गए। वो अल्बागिरे है। सैफ अली ने अपने सामने जमे हुए उधेड़ उम्र शख्स को हैरत से देखा। क्वेस्ट में नाकामी के जुर्मानों ने उसे खास तौर पर हैरान नहीं किया। दरहकीकत एक इन्फीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट के लिए जुर्माने थोड़े हल्के थे। यहां तक कि एपिक कोर्स के नाकामी पर ज्यादा संगीन नताइज होते थे। जिस चीज ने सैफ अली को वाकई हैरान किया वो हीरो का नाम था।
अलबा गिरे। सैफ अली की पिछली जिंदगी में हर खिलाड़ी इस नाम को जानता था। अलबा गिरे माजी के 8 मशहूर लोहारों में से एक था। इसके सामने एक बासलाहियत ग्रैंड मास्टर फॉर्जर की भी कोई हैसियत नहीं थी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स माजी में अलबा गिरे के पीछे पागल हो गई थीं क्योंकि सिर्फ मशहूर लोहार ही लेजेंडरी अशिया तैयार कर सकते थे। एक मुनासिब लेजेंडरी आइटम हासिल करने का सबसे आसान तरीका एक मशहूर लोहार की मदद हासिल करना था। ऐसी चीज तैयार करने के लिए खिलाड़ियों पर भरोसा करना महज एक ख्वाब था। लिहाजा मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने किसी भी मारूफ मशहूर लोहार की पसंदीदगी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। यहां तक कि 6 गार्ड रैंक के खिलाड़ी भी अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार करदा लेजेंडरी आइटम के लिए पागल हो जाते। वो उसे हासिल करने के लिए पूरी ममलुकत को तबाह कर देते। बदकिस्मती से एक मशहूर लोहार की पसंदीदगी हासिल करना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। खिलाड़ियों की किस्मत अच्छी होती अगर वो किसी मशहूर लोहार से मिल पाते, उनकी पसंदीदगी हासिल करना तो दूर की बात। मशहूर लोहार बादशाहों से भी ज्यादा मकाम रखते थे और यहां तक कि वार गार्ड्स टेम्पल, जो गार्ड्स डोमेन की चंद चोटी की ताकतों में से एक थी, ऐसे एनपीसीज के साथ बड़ी इज्जत से पेश आती थी। तसव्वुर करना आसान था कि ऐसी बासर शख्सियत की पसंदीदगी हासिल करना कितना मुश्किल होगा। सैफ अली ने कभी सोचा भी नहीं था कि न सिर्फ वो यहां अफसानवी अलबा गिरे से मिलेगा, बल्कि उसे महज क्विस्ट कबूल करके एनपीसी की पसंदीदगी हासिल करने का मौका भी मिलेगा। अगर उसकी पिछली जिंदगी की मुख्तलिफ सुपर पावर्स को उसके बारे में पता चल जाता तो वो हसद के मारे उसे मार डालती। बगैर किसी हिचकिचाहट के सैफ अली ने इंफीरियर लेजेंडरी क्विस्ट कबूल कर ली। इसके बाद इसे एक और नोटिफिकेशन मौसूल हुआ जिसमें बताया गया कि अलबा गिरे के साथ इसकी पसंदीदगी में 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। टीम के बाकी अरकान को भी क्विस्ट के बारे में मतला किया गया। क्या हम वाकई इस इंफीरियर लेजेंडरी क्विस्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं? कालू भाई ने फिक्रमंदी से आखिरी नाइट क्विस्ट के रैंक को देखते हुए पूछा। बड़ी ताकतों के आला ओहदेदार जैसे वो खुद कोर्स की मुश्किलात से बखूबी वाकिफ थे। वो सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत महसूस नहीं कर रहा था कि इसने एक आला दर्जे की क्विस्ट कबूल कर ली है। गार्ड्स डोमेन में बड़े इनामात बड़े खतरात के साथ आते थे। बहुत सी बड़ी ताकतों को आला दर्जे की कोर्स कबूल करने पर शदीद नुकसान उठाना पड़ा था जिन्हें वो मुकम्मल नहीं कर सकते थे। कुछ गिल्ड्स तो नामुकम्मल कोर्स की वजह से खुद ही तबाह हो गए थे। दरी असना न सिर्फ आखिरी नाइट एक इंफीरियर लेजेंडरी क्विस्ट थी, बल्कि ये इतनी खतरनाक जगह पर भी थी। 0 विन के 25-3 खिलाड़ियों के साथ भी कालू भाई को क्विस्ट मुकम्मल करने का यकीन नहीं था। टीम के बाकी अरकान भी इतने ही फिक्रमंद थे। डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज में उन्होंने जो सबसे कमजोर राकुशस देखा था वो लेवल 100 का लॉर्ड था और अपने पूरे सफर के दौरान उन्होंने लेवल 110 से जायद के ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स देखे थे। सैफ अली के अलावा वो सब 3 में नए थे। मजीद ये कि उन्होंने अभी तक अपने हथियारों और आलात को अपग्रेड नहीं किया था। सिर्फ डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज में खड़ा होना ही उनके लिए इंतहाई पुरखतर था। इंफीरियर लेजेंडरी क्विस्ट मुकम्मल करने की कोशिश करना तो दूर की बात। क्विस्ट के इनामात नाकाबिल यकीन है। इसे कबूल न करना एक ज़िया होगा, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। ताहम उसने अपने फैसले की वजाहत करने की जहमत नहीं की। हम पहले ही 3 तक पहुंच चुके हैं। अगर हम नाकाम हो जाते हैं और 5 लेवल खो देते हैं तो हम उन्हें जल्दी से दोबारा हासिल कर सकते हैं। फिक्र करना छोड़ी, चिल्लू चलते हैं। उन्हें जो 10 पसंदीदगी पॉइंट्स मिले थे वो उन बुनियादी औसाफ और लेवल्स से कहीं ज्यादा कीमती थे जिन्हें खोने का खतरा था। इनगिनत सुपर पावर्स खुशी से ऐसा सौदा करेंगी। बुनियादी औसाफ बढ़ाने के बहुत से तरीके थे और लेवल हासिल करना इससे भी आसान था। मजीद ये कि अगर वो इस क्विस्ट को मुकम्मल कर लेते हैं तो वो अलबा गिरे के साथ मजीद पसंदीदगी हासिल कर लेंगे। नतीजा कुछ भी हो, इस क्विस्ट को कबूल करने से खिलाड़ियों को सिर्फ फायदा ही होगा। सिर्फ एक बेवकूफ ही उसे मुस्तरद करेगा। सैफ अली फिर अलबा गिरे के करीब पहुंचा और थोड़ी देर सोचने के बाद टीम के बाकी अरकान ने अपने गिल्ड लीडर की मंतिक को समझ लिया। अब जबकि वो 3 तक पहुंच चुके थे, उनकी लीवलिंग की रफ्तार 2 खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज थी। अगर वो 5 लेवल खो भी देते तो वो दूसरों पर अपनी बर्तरी निस्बतन आसानी से बहाल कर सकते थे। लॉर्ड हीरो, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके सेल को हटाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? सैफ अली ने अलबा गिरे से पूछा। बदकिस्मती से
मेरा नाइट डिवीजन एक बुरे वक्त में हासिद चुड़ैल के सामने आ गया और उसने हमें बद्दुआ दी, मुहिम जोआ। चूंकि मेरे साथियों के पास खुदाओं का तहफ़्फ़ुज़ और बरकत नहीं थी, इसलिए वो जमने पर मर गए। अगरचे मुझे खुदाओं का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन मैं बद्दुआ को अपने जिस्म को ख़त्म करने से मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकता। मैं अब से कहता हूं कि इस ज़मीन में हासिद चुड़ैल ने जो माना छोड़ा है, इसका कुछ हिस्सा जमा करे। मुझे आपको बर्फानी जिन उल्लूनीम को रोकने की भी ज़रूरत होगी, जिसे हासिद चुड़ैल ने मेरे खात्मे की निगरानी के लिए छोड़ा है। इससे मुझे बद्दुआ से आज़ाद होने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा। अल्बागिरे ने ज़हनी तौर पर पैगाम पहुंचाया। सिस्टम इंफीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट आखिरी नाइट क्वेस्ट का मवाद अल्बागिरे की बद्दुआ को दूर करने के लिए इस ज़मीन में हासिद चुड़ैल के छोड़े हुए माना के 1000 तार जमा करे। अल्बागिरे की बद्दुआ को दूर करने से पहले आपको बर्फानी जिन उल्लूनीम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। क्वेस्ट मुकम्मल करने के लिए आपके पास 10 दिन है। आप क्वेस्ट मुकम्मल करने में जितना कम वक्त सिर्फ करेंगे, क्वेस्ट की तकमील की शरह इतनी ही ज्यादा होगी। सैफ अली के साथियों के सांस रुक गए जब उन्होंने क्वेस्ट का मवाद देखा। बकवास, ये क्वेस्ट एक धोखा है। कालू भाई का चेहरा क्वेस्ट की तफसीलात पढ़ते हुए बिगड़ गया। 10 दिनों में माना के 1000 तार जमा करें। हम ये कैसे करेंगे? वो सब क्वेस्ट के लिए माना जमा करने के तसव्वुर से वाकिफ थे। आमतौर पर खिलाड़ी एक मखसूस जगह पर ग्रेट लॉर्ड रैंक उससे ज्यादा के राकेशों को मार कर ये काम मुकम्मल कर सकते थे। अगरचे उनकी ताकत के साथ लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड्स को मारना आसान हो सकता है, लेकिन 10 दिनों में 1000 माना तार जमा करना एक मजाक था। लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड्स की HP नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा थी। यहां तक कि उनकी टीम को एक को मारने के लिए कम अज कम 15 मिनट दरकार होंगे। अगरचे गार्ड्स डोमेन के दिन 48 घंटों पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उन्हें इस क्वेस्ट को मुकम्मल करने के लिए 5 दिन तक मुसलसल ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। मामले को मजीद खराब करने के लिए ग्रेट लॉर्ड्स के पास मतलूबा माना गिराने का सिर्फ एक मौका होता था। सादा अल्फाज में, ये क्वेस्ट सिस्टम का उनके साथ खलवाड़ करने का तरीका था। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सिर्फ चंद सुपर पावर्स ने किसी चीज को तैयार करवाने के लिए मशहूर लोहारों की इतनी पसंदीदगी हासिल की थी। सैफ अली अल्बागिरे की दरख्वास्त सुनने के बाद अपनी तल्ख मुस्कराहट न रोक सका। यहां तक कि 100 अफराद पर मुश्तमिल 3 टीम भी इस क्वेस्ट को मुकम्मल नहीं कर सकती थी, खास तौर पर चूंकि खिलाड़ी अभी हाल ही में लेवल 100 तक पहुंचे थे। गिल्ड लीडर, हमें गिल्ड के तमाम माहिरीन को बुलाना चाहिए, यान तियान किसिंग ने मशवरा दिया। ये कोई काबिल अमल ऑप्शन नहीं है, मुझे डर है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। मजीद मदद उनकी कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा देगी, लेकिन 3 सेंट्स एम्पायर स्टार मून किंगडम से काफी दूर थी। सिर्फ टेलीपोर्टेशन की फीस ही गिल्ड पर एक बड़ा बोझ होगी, और खिलाड़ियों को 3 सेंट्स एम्पायर से डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज तक सफर करने के लिए तवील वक्त दरकार होगा। सबसे अहम बात यह है कि आमतौर 2 माहिरीन के इस ममनुआ जमीन में जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं होगी। लेकिन इस रफ्तार से हम क्वेस्ट मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, यान तियान किसिंग ने इसरार किया। उसने अपनी तजवीज़ के साथ उन्हीं मसाइल पर गौर किया था, लेकिन उनकी 25 की टीम वक्त की हद के अंदर काफी ग्रेट लॉर्ड्स को हलाक नहीं कर सकती थी। हमारे पास ऑप्शंस बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। कालू भाई, मिलनक कुलुक से राब्ता करें और उसे बताएं कि वाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में वो तमाम सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स जमा करे जिन्हें मैंने ढूंढने का कहा था। मैं फौरन वहां पहुंच रहा हूं। जब तक मैं चला न जाऊं, मैं चाहता हूं कि अब बाकी लोग जितने मुमकिन हो माना तार जमा करें। उसने पहले ही मिलनक कुलुक इस्माइल को अपने लिए आला तरक्की की सलाहियत वाले सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स तलाश करने की हिदायत कर दी थी। उसने इन तमाम सरागों को भी उसके साथ शेयर किया था जिनके बारे में वो जानता था। इसने इन सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को फाइन गोल्ड रैंक में अपग्रेड करने के लिए सिविल स्ट्रेंथनिंग इस्तेमाल करने और जीरो विंग की जंगी ताकत को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करने का इरादा किया था। अगरचे सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स चोटी के माहिरीन का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन वो एपेक्स माहिरीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फाइन गोल्ड गार्ड्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था, खास तौर पर उनकी पूरी टीम। अगर वो मिलकर काम करें तो फाइन गोल्ड गार्ड्स और डोमेन रीलिम के माहिरीन को इतनी ही आसानी से मार सकते हैं जैसे बच्चों के साथ खेलना। सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स, सैफ अली के हुक्म ने कालू भाई को उलझन में डाल दिया। वो नहीं समझ सका कि सैफ अली सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स का एक ग्रुप क्यों चाहता है, लेकिन इसने वही किया जो उसे बताया गया था।
सैफ अली फिर क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर सवार हुआ और जल्दी में डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज से निकल गया, जो किसी भी किस्म की टेलीपोर्टेशन को रोकता था। एक बार जब वो ममनुआ जमीन से आज़ाद हो गया तो उसने रिटर्न स्क्रोल इस्तेमाल किया और व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में टेलीपोर्ट कर गया। चैप्टर 2387 कदीम खुदा के लिटरेचर को मजबूत बनाना। व्हाइट रिवर सिटी कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म अर्द गिर्द के खिलाड़ियों की मलकियत वाली दुकानों और एनपीसी दुकानों के मुकाबले में कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की 21 मंजिला दुकान शहर के कारोबारी जिला की निगरानी करने वाले एक देव की तरह खड़ी थी। व्हाइट रिवर सिटी आने वाला तकरीबन हर नया सयाह इसे देखकर दंग रह जाता था। वो खिलाड़ी जो अपने ज़ैली तबकात पर तवज्जो मरकूज करते थे, खास तौर पर इस शानदार इमारत को हसरत भरी नज़रों से देखते थे। इन खिलाड़ियों के रद्द अमल महज इसलिए नहीं थे कि व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म एक 4 स्टार दुकान थी, बल्कि ज़ीरो विंग के ताज़ा तरीन ऐलान की वजह से भी थे। ज़ीरो विंग और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के तमाम अरकान अपने जीसीपीज के साथ स्टोन फॉरेस्ट सिटी में एक निजी मकान खरीद सकते थे। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात की भूखी थीं, और इस ऐलान की वजह से मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के खिलाड़ी ज़ीरो विंग और कैंडल लाइट के अरकान पर रश्क करते थे। एक बेवकूफ़ भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी के सामने मौजूद बेपना मुस्तकबिल को पहचान लेगा। अगरचे लेवल 100 का न्यूट्रल नक्शा बहुत खतरनाक था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि ये मौजूदा खिलाड़ियों के लिए लीवलिंग की एक बेहतरीन जगह है। मजीद ये कि गार्ड्स डोमेन की बहुत सी ममलुकतों और सल्तनतों में कहीं भी शहर के मनाजिर का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। शहर के निजी मकानात में से एक के साथ इंसान को जिंदगी भर के लिए फ़ख्र करने का हक मिल जाएगा। बदकिस्मती से स्टोन फॉरेस्ट सिटी में मुस्तकिल निजी मकान हासिल करना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ज़ीरो विंग का अपने निजी मकानात बैरूनी लोगों को फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ लीज पर देना था। एक बार लीज खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को एक और नीलामी में मकान के लिए बोली लगानी होगी, और फिर भी ज़ीरो विंग या कैंडल लाइट के रुकन के तौर पर कोई शहर में अपने घर का मालिक बन सकता था। बैरूनी लोग क्यों रश्क नहीं करेंगे? जैसे ही सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ बढ़ा, इसके गिल्ड का निशान, जो ज़ीरो विंग के बुनियादी अरकान का था, ने बहुत सी रश्क भरी नज़रें अपनी तरफ मबजूल कीं, हालांकि इसने सिया लिबादे से अपनी ज़ाहिरी शक्ल और शनाख्त छुपा रखी थी। वो दरहकीकत ज़ीरो विंग का बुनियादी रुकन है। ये कितना अच्छा होगा अगर मैं इसे जान सकूं, एक लेवल 96 की खातून इलेमिनेटलिस्ट ने कहा। इसकी आंखें चमक रही थीं जब इसने सैफ अली को पास से गुजरते हुए देखा। आजकल ज़ीरो विंग स्टार मून किंगडम और उसकी कई पड़ोसी ममलुकतों में दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था। यहां तक कि दूसरी ममलुकतों की बड़ी ताकतों को भी गिल्ड का एहतराम करना पड़ता था। इसके अलावा इन गिनत एडवेंचर टीमें ज़ीरो विंग के बुनियादी अरकान से दोस्ती करने की कोशिश करती थीं, इस उम्मीद में कि कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। क्या वो सिर्फ एक बुनियादी रुकन नहीं है? इसमें इतनी बड़ी बात किया है, सियाजरा पहने एक लेवल 97 के मर्द शील्ड वारियर ने हसद से कहा। अगर मैं पाबंदियों से निमटने के लिए तैयार होता तो मैं भी ज़ीरो विंग में शामिल होकर बुनियादी रुकन बन सकता था। तुम्हारे लिए भी ये एक चैलेंज होगा, खातून इलेमिनेटलिस्ट ने नाराज शील्ड वारियर की तरफ देखते हुए सर हिलाकर कहा। मैंने सुना है कि चूंकि अब ज़ीरो विंग के बहुत से अरकान हैं, इसलिए उन्होंने एलियट मेंबर्स के लिए ज़रूरत को ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के दरमियानी मरहले तक बढ़ा दिया। अगर आप बुनियादी रुकन बनना चाहते हैं तो आपको कम अज़ कम 6ठी मंजिल के दरमियानी मरहले तक पहुंचना होगा। खेल के इस मरहले पर खिलाड़ियों को माहिर समझने के लिए सिर्फ ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंचने की ज़रूरत थी। 5वीं और 6ठी मंजिल के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क था। यहां तक कि मशहूर एडवेंचर टीमों में भी वो माहिरीन जो 6ठी मंजिल के दरमियानी मरहले तक पहुंच सकते थे, उंगलियों पर गिने जा सकते थे। जब इसने ज़ीरो विंग का बुनियादी रुकन बनने की ज़रूरत सुनी तो लेवल 97 का शील्ड वारियर खामोश हो गया। इसका ताल्लुक ब्लैक ड्रैगन एम्पायर की एक मशहूर एडवेंचर टीम से था और उसके बहुत कम साथी इस मरहले तक पहुंच सकते थे। वो खुद अभी हाल ही में 5वीं मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंचा था। वो ज़ीरो विंग में बुनियादी रुकन बनने के लिए इतना ताकतवर नहीं था। हमने पहले ही बुनियादी रुकन की ज़रूरियात इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। सैफ अली भी हैरान रह गया जब इसने गुफ्तगू सुनी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि गिल्ड के बुनियादी अरकान के पास तरक्की के लिए काफ़ी वसाइल हों, ज़ीरो विंग ने इन खिलाड़ियों की तादाद महदूद कर दी थी जो बुनियादी अरकान बन सकते थे। गिल्ड के पास सिर्फ महदूद वसाइल थे, ख़ास तौर पर नायाब वसाइल।
अरकान की लामुत्तनाही तादाद को फराहम करने के लिए वो काफ़ी नहीं थे। बिलाशुबा इन खिलाड़ियों के लिए इस्तिस्ना दिया जा सकता था जो गिल्ड के आला मयार पर पूरा उतरते थे। जहां तक सैफ अली को याद था, बुनियादी रुकन बनने की कम अज़ कम ज़रूरत ट्रायल टावर की छठी मंजिल के इब्तिदाई मरहले पर तय की गई थी, जिसमें छठी मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंचने का आला मयार था। अगर खिलाड़ी आखिरी मरहले तक पहुंच जाते तो उन्हें बुनियादी अरकान के माहाना इखराज के मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना पड़ता था, लेकिन बज़ाहिर कम अज़ कम ज़रूरत को छठी मंजिल के दरमियानी मरहले तक बढ़ा दिया गया था। तसव्वुर करना आसान था कि हाल ही में कितने माहिरीन उसके गिल्ड में शामिल हुए थे। सैफ अली को यह तस्लीम करना पड़ा कि ज़ीरो विंग को फ़रोग़ देने के लिए स्टोन फॉरेस्ट सिटी का इस्तेमाल हैरत अंगेज़ तौर पर मुअस्सर रहा है। मज़ीद ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, बुनियादी रुकनियत की कम अज़ कम ज़रूरियात मज़ीद सख्त होती जाएंगी और गिल्ड मज़ीद माहिरीन हासिल करेगा। अगरचे सैफ अली अपने गिल्ड की तरक्की से खुश था, लेकिन इसने थोड़ा दबाव महसूस किया। ज़्यादा माहिरीन का मतलब वसाइल की ज़्यादा मांग थी। अगर गिल्ड इन माहिरीन की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम रहा तो ये सिर्फ वक्त की बात होगी कि वो गिल्ड छोड़ दें, क्योंकि दूसरी ताकतें लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में कस्बे और शहर कायम कर लेंगी। ज़ीरो विंग एक सुपर पावर बनेगा या नहीं, इसका इन्हिसार गिल्ड के सिक्कों और वसाइल की आमदनी पर होगा। इस मसले पर गौर करते हुए सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ तेजी से बढ़ा। मिल्नकोलुक इस्माइल ने पहले ही उन सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को जमा कर लिया था जिन्हें इसने सबसे ऊपर वाली मंजिल के बुनियादी मुराकबा के कमरों में से एक में तलाश करने के लिए बड़ी मेहनत की थी। जैसे ही सैफ अली कमरे में दाखिल हुआ, उसने फौरन उन गार्ड्स की एक तफसीली फहरिस्त इसे थमा दी। गिल्ड लीडर मुख्तलिफ ममलुकतों और सल्तनतों को छानने के बाद मैं बहुत ज़्यादा तरक्की की सलाहियत वाले 16 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स तलाश करने में कामयाब रही हूँ। मैंने दूसरे सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को भी महफूज कर लिया है, लेकिन उनकी तरक्की की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं है। मिल्नकोलुक इस्माइल ने अजीब सी रिपोर्ट दी जब इसने अपने पीछे गार्ड्स की कतार की तरफ इशारा किया। सैफ अली ने इसे काफ़ी सुराग फराहम किए थे और उसने उन पर अमल करने के लिए सीक्रेट पेविलियन के राब्तों का इस्तेमाल किया था। ताहम इतने दिनों की तलाश के बाद भी इसे सिर्फ 16 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स मिले थे जो सैफ अली के मेयार पर पूरा उतरते थे। 16 सैफ अली उसके नताइज पर बहुत खुश हुआ। सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स तलाश करना आसान नहीं था। इन सब के पास टिर तक पहुंचने का काफ़ी ज़्यादा मौका था। आखिरकार गार्ड्स डोमेन में 10 साल के बाद भी फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी टिर के जंगजू को हल्का लेने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। टिर 5 और टिर 6 माहिरीन बहुत नायाब थे। जहां तक सेकेंड और थर्ड रेट गिल्ड्स का ताल्लुक है, वो टिर 4 के जंगजुओं से डरने में हक बजानिब थे। मिल्नकोलुक इस्माइल को महज अंदाज़ा नहीं था कि उसका कारनामा कितना हैरत अंगेज़ है। सैफ अली ने मिल्नकोलुक इस्माइल को हिदायत की कि वो आला तरक्की की सलाहियत वाले सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स और क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप्स के लिए मवाद की तलाश जारी रखे। दरीं असना वो 16 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को दुकान की दूसरी तहखाने वाली मंजिल पर ले गया, जहां दुकान का निजी गोदाम वाक़ था। सिर्फ दुकान के मालिक को इस इलाके तक रसाई हासिल थी। एपिक रैंक पर कदीम खुदा के लिटरेचर का टुकड़ा रोज़ाना सिर्फ एक रू को मजबूत कर सकता था, लेकिन इसके पास अपनी उनफीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 10 दिन थे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 9 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को मजबूत करने का वक्त था। वो इतने कम फाइन गोल्ड गार्ड्स के साथ कभी अपनी क्वेस्ट मुकम्मल नहीं कर पाएगा। लिहाजा सैफ अली ने कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े को अपग्रेड करने के लिए होली गुरियल का इस्तेमाल करने का इरादा किया। चूंकि कदीम खुदा के लिटरेचर का टुकड़ा उसकी रूह से जड़ा हुआ था, जिसने इसे तिजारत करने या गोदाम में रखने से रोक दिया था, इसलिए वो इसे अपग्रेड करने से डरता था। मरने पर यह गिर भी सकता था। अगर उसने लिटरेचर के टुकड़े को अपग्रेड करने के बाद खो दिया तो वो इस नुकसान पर मातम करेगा। ताहम अब जबकि वो टिर 3 तक पहुंच चुका था, वो अपनी हिफाजत करने के लिए काफ़ी ताकतवर था। अब किसी के उसे मारने के इम्कानात इंतहाई कम थे। कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े की सलाहियतें खौफनाक थीं, और अगर वो उसे तैयार कर सकता तो ये ज़ीरो विंग के लिए एक नाकाबिल तसव्वुर फ़ायदा बन जाएगा। होली गुरियल को एहतियात से इसके शेल्फ से निकालने के बाद सैफ अली ने इसे कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने सैफ अली को लिटरेचर के टुकड़े को तैयार करने के लिए दरकार लाइफ फोर्स के बारे में मतला किया। इसे मुस्तकिल तौर पर 50,000 HP कुर्बान करनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा इस नंबर ने सैफ अली को हैरान कर दिया। तो 2 खिलाड़ियों के लिए
50,000 HP खोना मोहलिक था और इर्तिका की कामयाबी की जमानत भी नहीं थी। अगर इर्तिका नाकाम हो गया तो वो बगैर किसी वजह के 50,000 HP खो देगा। यही वजह थी कि सैफ अली ने होली गुरियल को इत्तेफाकना इस्तेमाल नहीं किया था। ताहम सैफ अली ने इस मामले पर ज्यादा देर तक गौर नहीं किया। कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े को अपग्रेड करने से हासिल होने वाले फवाइद के मुकाबले में 50,000 HP खोना काबिल कबूल था। बहरहाल कदीम खुदा के लिटरेचर का टुकड़ा कोई आम एपिक आइटम नहीं था और इस वक्त उसकी HP तकरीबन 10 लाख थी। खुशकिस्मती से एक सॉवर ज़मीन के लिए HP खास तौर पर अहम नहीं थी और सैफ अली गार्ड्स डोमेन में अपनी HP को मुस्तकिल तौर पर बढ़ाने के बहुत से तरीके जानता था। इर्तिका करो, सैफ अली दांत पीसते हुए गा। जैसे ही इसने ऐसा किया, होली गुरियल ने सैफ अली से 50,000 HP छीन ली और इसे जामनी नीले धोई में तब्दील कर दिया, जिसने कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े को अपनी लपेट में ले लिया। चैप्टर 2388 इर्तिकाई असरात। हुआ में मुअल्लक कदीम खुदा के लिटरेचर का टुकड़ा सुनहरी रोशनी फैला रहा था क्योंकि इसने जामनी नीले धुएं को भूखे की तरह निगल लिया। जैसे जैसे लिटरेचर के टुकड़े ने ज्यादा धुआं जज्ब किया, उस पर कंधा डिवाइन राउनस तेज हो गए। अर्द गिर्द का माना भी लिटरेचर के टुकड़े की तरफ बहने लगा। इसके 10 सेकंड के बाद कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े पर डिवाइन राउनस मुकम्मल हो गए, मुकम्मल तौर पर मुरम्मत हो गए और उसने पहले से कहीं ज्यादा मजबूत डिवाइन माइट खारिज किया। कितना ताकतवर ओरा है! सैफ अली ने लिटरेचर के टुकड़े के डिवाइन माइट को महसूस करते हुए जोश महसूस करना शुरू किया। डिवाइन माइट की ताकत का मतलब था कि लिटरेचर के टुकड़े को अपग्रेड कर दिया गया है और अमल कामयाब रहा। बेताबी से सैफ अली ने कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े के अदादुशुमार का मुआयना करने के लिए क्लिक किया। कदीम खुदा के लिटरेचर का टुकड़ा सफ़ावी, एक कदीम पारिचमिनट जो वक्त के वपित समा से गुजरा है। डिवाइन राउनस को होली गुरियल के जरिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है और उनमें नाकाबिल यकीन ताकत है। इसकल एक आरो का स्प्रिट समन, लड़ाई के लिए 18 कदीम आरो का जंगजुओं को बुलाने के लिए सारिफ की रूह का एक हिस्सा कुर्बान करे। बुलाए गए आरो का जंगजू सारिफ से 1 ज्यादा होंगे, 3 तक। दौरानिया 12 घंटे। कोल डाउन 3 कुदरती दिन। इसकल 2 सिविल इबिसोर्पिशन, सिविल एसेंस का एक कतरा पैदा करने के ज्यादा इम्कान के लिए आधी मुर्दा मखलूकात की रूहों को जज्ब करता है। कोल डाउन 3 घंटे। इसकल 3 सिविल स्ट्रेंथनिंग, किसी मखलूक की रूह को मजबूत बनाने के लिए सिविल एसेंस का इस्तेमाल करे। कोल डाउन 3 घंटे। इसकल 4 डिवाइन रिजोनेंस, 1000 गज के दायरे में किसी भी कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़ों का खुद ब खुद पता लगाता है। ये आइटम मालिक की रूह से जड़ा हुआ है और उसकी तिजारत नहीं की जा सकती और न ही इसे गोदाम में रखा जा सकता है। इस टुकड़े के मरने पर गिरने का भी इम्कान है। ये अब भी एपिक रैंक क्यों है? सैफ अली कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े के अदादोशुमार देखकर उलझन में पड़ गया। सलाहियतों के लिहाज से अपग्रेड शदा कदीम खुदा के लिटरेचर का टुकड़ा उन फरीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया से ज्यादा मजबूत था जो सैफ अली ने देखी थी। दरहकीकत अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को लिटरेचर के टुकड़े की मौजूदा सलाहियतों के बारे में पता चल जाता तो वो गालिबन उसके बदले में कई फरीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया देने की पेशकश करते। फिर भी ऐसी सलाहियतों के बावजूद कदीम खुदा के लिटरेचर का टुकड़ा अब भी एक एपिक आइटम था। ये नाकाबिल यकीन था। यकीनी तौर पर अगर मैं उसके रैंक को अपग्रेड करना चाहता हूं तो मुझे मजीद टुकड़े जमा करने की जरूरत होगी। सैफ अली ने नतीजा अखज़ किया। कदीम खुदा का लिटरेचर एक इलाही किताब थी जिसे मुतअद्दिद कदीम खुदाओं ने लिखा था। इसमें आसमानों और जमीन को तबाह करने की ताकत थी। एक ही टुकड़े को फरीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक तक अपग्रेड करने की कोशिश करना महज गैर हकीकी था। ताहम सैफ अली नताइज से मुतमईन था। मामूली मजबूती के साथ लिटरेचर के टुकड़े के औरों का स्प्रिट समन स्कल में बड़े पैमाने पर बेहतरी आई थी। ये स्कल उसे अकेले ही एक फौज बनाने के लिए काफी था। मजीद ये कि सिविल इबिसोर्पेशन और सिविल स्ट्रेंथनिंग के कोल डाउन नुमाया तौर पर कम हो गए थे। तब्दीलियों में से हर एक सैफ अली की तवक्कुआत से बढ़कर थी। सबसे अहम बात यह है कि इसके कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े में अब रेंज के अंदर दूसरे टुकड़ों को तलाश करने की सलाहियत थी। ये असर टुकड़ों को मुरत्तब करना बहुत आसान बना देगा। अगर वो किताब मुकम्मल कर सकता तो कदीम खुदा का लिटरेचर गिल्ड को 4 या 5 मजीद फरीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद
सैफ अली ने होली गुरियल को महफूज किया और अपने पीछे मौजूद सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स की तरफ मुड़ा। ये सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स अन्नम और काइट जैसे रॉकेट्सों की तरह नहीं थे। हर एक को अपनी पहली सिविल स्ट्रेंथनिंग के लिए सिर्फ सिविल एसेंस के 3 कतरों की जरूरत थी। खुशकिस्मती से सैफ अली ने 100 से ज्यादा कतरे जमा किए थे, इसलिए वो तमाम 16 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को कम अज कम एक बार मजबूत कर सकता था। 16 फाइन गोल्ड गार्ड्स और अन्नम और काइट की ताकत के साथ वो डीमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज में बगैर किसी रुकावट के घूम सकता था। सैफ अली ने वक्त ज़ाय नहीं किया क्योंकि इसने सिविल स्ट्रेंथनिंग का मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपने सामने मौजूद इलिमिनेट लिस्ट को निशाना बनाया। एक 5 गन्ना जादुई दायरा, जो इस दायरे से कहीं ज्यादा मजबूत था, जो सैफ अली के काइट की रूह को मजबूत करते वक्त नमूदार हुआ था, फौरन इलिमिनेट लिस्ट के पैरों के नीचे नमूदार हुआ। दायरे ने अपने गिरदोनवा और खला से माना को काइट के मुकाबले में कम अज कम 3 गन्ना ज्यादा तेजी से जज्ब किया। बहुत जल्द इलिमिनेट लिस्ट के सामने माना की एक मुट्ठी के बराबर गेंद नमूदार हुई। माना कि ये गेंद इलिमिनेट लिस्ट की पेशानी में पिघल गई और सीक्रेट सिल्वर गार्ड ने एक हड्डी चीरने वाली चीख मारी। अगरचे इलिमिनेट लिस्ट तकलीफ में था, लेकिन सैफ अली वाज़े तौर पर महसूस कर सकता था कि गार्ड का ओरा तेजी से मजबूत हो रहा है। ये तकलीफ दे अमल 5 सेकंड तक जारी रहा। जब तक माना की गेंद और इलिमिनेट लिस्ट मुकम्मल तौर पर जम हो गए, इलिमिनेट लिस्ट एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स की तरह महसूस हुआ। सैफ अली के लिए लेवल 103 का 3 ग्रेट में सिर्फ थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ था, लेकिन अब इसे भी इस एनपीसी के साथ लड़ाई में एहतियात से कदम उठाना पड़ेगा। ये एनपीसी इतनी तेजी से बेहतर हुआ, सैफ अली ग्रेटमिश के अदादोशुमार देखकर अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। पहले ग्रेटमिश की तरक्की की सलाहियत 78 थी, जो सीक्रेट सिल्वर गार्ड के लिए काफी ज्यादा थी। सीक्रेट सिल्वर गार्ड की तरक्की की सलाहियत सिर्फ 71 और 80 के दरमियान होती थी, और ये ग्रेटमिश फाइन गोल्ड रैंक से सिर्फ 3 पॉइंट्स दूर था। जब सैफ अली ने काइट पर सिविल स्ट्रेंथनिंग इस्तेमाल की थी, तो एनपीसी की तरक्की की सलाहियत में सिर्फ 2 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। अगरचे सैफ अली ने सीक्रेट सिल्वर गार्ड के लिए ज्यादा इजाफे की तवक्को की थी, लेकिन इसने ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पॉइंट्स के इजाफे की तवक्को की थी। ताहम ग्रेटमिश की तरक्की की सलाहियत 5 पॉइंट्स बढ़कर 83 हो गई थी। ग्रेटमिश ने फाइन गोल्ड की हद उबूर कर ली थी और इससे भी आगे। तरक्की की सलाहियत का हर इजाफी पॉइंट ज़ाती मुहाफिजों के लिए अहम था। 83 पर एक ज़ाती मुहाफिज इसी लेवल और ट्रिक के एपेक्स माहिर को मुकम्मल तौर पर दबा सकता था। सैफ अली अपनी बढ़ती हुई खुशी को ना रोक सका। कदीम खुदा के लिटरेचर के टुकड़े की नई ताकत के साथ वो 76 तरक्की की सलाहियत वाले सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को भी फाइन गोल्ड रैंक तक बढ़ा सकता था। अब 0 विंग फाइन गोल्ड गार्ड्स की एक छोटी फौज जमा कर सकता था। सैफ अली ने फौरन मिल्नकोलुक इस्माइल से राब्ता किया और इसे कहा कि वो गिल्ड के कम अज कम 76 तरक्की की सलाहियत वाले सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को सबसे ऊपर वाली मंजिल के बुनियादी मुराकबा के कमरे में भेज दे। गिल्ड लीडर, वो गार्ड्स उस वक्त सिल्वर विंग टाउन की हिफाजत कर रहे हैं। मुझे डर है कि मुझे आर्जी मुतबादिल तलाश करने और उन सब को व्हाइट रिवर सिटी वापस बुलाने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा, मिल्नकोलुक इस्माइल ने कहा। इसे जो सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स मिले थे, उसने इन लोगों को व्हाइट रिवर सिटी में पहरा देने का हुक्म दिया था, जो सैफ अली की जरूरियात पर पूरा उतरते थे। उसने बाकियों को इस दौरान सिल्वर विंग टाउन के दिफा के लिए भेज दिया था। सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स में नाकाबिल यकीन जंगी ताकत थी, और एक बार जब वो लेवल 100 तक पहुंच जाते तो वो 3 में अपनी तरक्की मुकम्मल कर सकते थे। वो अफरातफरी वाली वोरे एम्पायर में एक बेहतरीन रुकावट थे। इसकी फिक्र ना करें, बस इन सब को यहां वापस बुला लें, सैफ अली ने कहा। उसे इंतजार करने में कोई एतराज नहीं था। अपग्रेड शदा सिविल स्ट्रेंथनिंग का अब भी 3 घंटे का कोल डाउन था, और उसके सामने मौजूद 16 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को मजबूत करने में एक पूरा कुदरती दिन लगेगा। ठीक है, मैं जरूरी इंतजामात करना शुरू करती हूं, मिल्नकोलुक इस्माइल ने इस मामले पर ज्यादा सोचे बगैर कहा। फिर इसने इन बुनियादी अरकान से राब्ता किया जो मुतल्लिका सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स के मालिक थे। चैप्टर 2389 फाइन गोल्ड टीम। जब सैफ अली सबसे ऊपर वाली मंजिल के बुनियादी मुराकबा के कमरे में सिल्वर विंग टाउन के सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स के पहुंचने का खामोशी से इंतजार कर रहा था, लियांग जंग ने इससे राब्ता किया। गिल्ड लीडर, हमें डार्क नाइट एम्पायर में मुश्किल पेश आ रही है, लियांग जंग ने पुकारा। डार्क नाइट एम्पायर? क्या हुआ है? सैफ अली ने लियांग जंग के परेशान तासुरात देखकर पूछा।
अगरचे जीरो विंग ज्यादा अरसे से डार्क नाइट एम्पायर में तरक्की नहीं कर रहा था, लेकिन इसे एनील्डन सिविल से मदद मिली थी। इसकी वजह से जीरो विंग की ताकत और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म का कारोबार दोनों निस्बतन हमवार तरीके से आगे बढ़ रहे थे, और स्टोन फॉरेस्ट सिटी की बदौलत सल्तनत के मजीद माहिरीन जीरो विंग में शामिल होने के ख्वाहिशमंद थे। मजीद ये कि स्टार लिंक एनील्डन सिविल और क्रिम्सन एम्परर के अचानक हमलों के खौफ से जीरो विंग के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा सका था, लिहाजा सल्तनत में जीरो विंग की शाख फल फूल रही थी। स्टार लिंक ने गुलूमी हिल्स में एक शहर कायम किया है, जो अब गुलूमी रॉन के करीब एक नक्शा है, जो लेवल 100 का न्यूट्रल नक्शा है। मजीद ये कि स्टार लिंक ने ऐलान किया है कि वो शहर को अपने तमाम एडवेंचर अलायंसेस के अरकान के लिए खोल रहा है। सल्तनत के बहुत से माहिरीन उसकी वजह से स्टार लिंक का साथ दे रहे हैं, और कुछ माहिरीन और एडवेंचर टीमें जो स्टार मून एडवेंचर अलायंस में शामिल होने का सोच रही थीं, उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है, लियांग जंग ने वजाहत की। इसके अलावा डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने स्टार लिंक का साथ देना शुरू कर दिया है, यहां तक कि क्रिम्सन एम्परर भी शिराकत दारी पर गौर कर रहा है। स्टार लिंक ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपने नए शहर के निजी मकानात को सिर्फ 10,000 क्रेडिट्स फी हफ्ता की इब्तिदाई बोली के साथ लीज पर देगा। यहां तक कि स्टार मून किंगडम की बहुत सी बड़ी ताकतें और एडवेंचर टीमें अपनी तरक्की को डार्क नाइट एम्पायर में मुंतकिल करने के ख्याल पर बहस कर रही है। ये हकीकत के एनील्डन सिविल और क्रिम्सन एम्परर ने स्टार लिंक को रोके रखा था, डार्क नाइट एम्पायर में जीरो विंग की बका की एक बड़ी वजह थी। इसके अलावा डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने स्टार लिंक को काबू में रखने के लिए जीरो विंग का साथ दिया था, लिहाजा स्टार लिंक ज्यादा से ज्यादा सल्तनत में जीरो विंग के इलाके पर दबाव डालने में कामयाब रहा था। ताहम अगर क्रिम्सन एम्परर और मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने स्टार लिंक का साथ दिया तो सल्तनत में जीरो विंग के अरकान खतरे में पड़ जाएंगे। मजीद ये कि अब जबकि स्टार लिंक का गुलूमी हिल्स में एक शहर है, जीरो विंग के माहिरीन लेवल 90 से जायद के वसाइल वाले नक्शे में काम नहीं कर सकते थे। ये कहने की जरूरत नहीं कि इससे गिल्ड के अरकान के लिए ग्लूमी रॉन तक पहुंचना भी नामुमकिन हो गया, और स्टार लिंक के इनाम के अब भी नाफिज होने के साथ बड़ी तादाद में आज़ाद माहिरीन और एडवेंचर टीमें जीरो विंग के अरकान को निशाना बनाएंगी। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जब जीरो विंग डार्क नाइट एम्पायर में मजीद जिंदा नहीं रह सकेगा। जीरो विंग पहले ही काफी हद तक बढ़ चुका था, और हर मुल्क में सिर्फ इतने ही आला दर्जे के नक्शे थे। स्टार मून किंगडम के गिर्द दस्तयाब आला दर्जे के नक्शे जीरो विंग की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी नहीं थे। अगरचे कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट वसाइल से मालामाल था, लेकिन इस वक्त गिल्ड के बहुत कम अरकान लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में ग्राइंडिंग करने के काबिल थे। खेल के इस मरहले पर अगर एक ग्राइंडिंग टीम ऐसी जगह पर जिंदा रहना चाहती थी तो उसे एक चोटी के माहिर की क़ियादत की जरूरत थी। बदकिस्मती से मुख्तलिफ सुपर पावर्स के बरक्स जीरो विंग के पास सिर्फ थोड़ी तादाद में चोटी के माहिरीन थे। गिल्ड के खिलाड़ियों की अक्सरियत को अब भी लेवल 90 से जायद के नक्शों में ग्राइंडिंग करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। लो जीनिग्लो हमें कुचलने के लिए अपने नए गिल्ड सिटी की कुर्बानी दे रहा है। मेरा ख्याल है कि वो वाकई इसे मौत की लड़ाई बनाना चाहता है, सैफ अली ने लियांग जंग की रिपोर्ट सुनने के बाद माथे पर बिल डालकर कहा। चूंकि वो वसाइल की जंग चाहता है, मैं उसके साथ तब तक खेलूंगा जब तक वो मुतमईन ना हो जाए। इंतजामात करें। अब से स्टार मून एडवेंचर अलायंस में सिल्वर मेंबर बनने के लिए दरकार सीपीज की तादाद आधी कर दें, और हम क्रिम्सन सुन सीट्स की नीलामी करेंगे। ताहम सिर्फ सिल्वर मेंबर्स और इससे ऊपर वालों को शिरकत की इजाजत होगी, और इब्तिदाई बोली 30,000 मैजिक क्रिस्टल्स और 10,000 गोल्ड होगी। हम क्रिम्सन सुन सीट्स की नीलामी कर रहे हैं। लियांग जंग हैरत से हक्का बका रह गई। लेकिन गिल्ड लीडर, वो हमारे गिल्ड की बुनियाद का हिस्सा है। हमारे गिल्ड के अरकान को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में जिंदा रहने के लिए भी उनकी जरूरत है। अगर हम क्रिम्सन सुन सीट्स फरोख्त करते हैं, मुख्तलिफ ताकतों और खिलाड़ियों के लिए अपनी ताकत से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं था। अगर स्टार मून एडवेंचर अलायंस ने अपने अरकान को क्रिम्सन सुन सीट्स नीलाम किए तो इसमें कोई शक नहीं था कि माहिरीन और एडवेंचर टीमें अलायंस में शामिल होने के लिए उमड़ आएंगी। ताहम क्रिम्सन सुन सीट्स एक ऐसा फायदा था जिसकी जीरो विंग के अरकान को दूसरे खिलाड़ियों पर जरूरत थी। अगर वो क्रिम्सन सुन सीट्स अवाम को नीलाम करते हैं तो वो सिर्फ दूसरे खिलाड़ियों को तेजी से बेहतर होने में मदद देंगे, जिससे जीरो विंग की तरक्की को फायदा नहीं होगा। ये ठीक है। क्रिम्सन सुन सीट कीमती हो सकता है,
लेकिन ये अब भी एक इस्तेमाल होने वाली चीज है। मजीद ये कि जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंचेंगे, इसकी कदर कम होती जाएगी। चूंकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन लेवल 100 तक पहुंचना शुरू हो गए हैं, इसलिए सीट्स फरोख्त करने का यह बेहतरीन मौका है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। इससे पहले वो ऐसा फैसला करने में हिचकिचाता, लेकिन अब उसे कोई एतराज नहीं था। अब इसके पास कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में जीरो विंग के फायदे को यकीनी बनाने के लिए एक और भी मजबूत ट्रम्प कार्ड था, कदीम खुदा के लिटरेचर का टुकड़ा। इतने ज्यादा फाइन गोल्ड गार्ड्स के साथ जीरो विंग को मुख्तलिफ सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। इस मामले पर सोचते हुए लियांग जंग ने सैफ अली से इत्तेफाक किया। इसके अलावा जीरो विंग के पास स्टार लिंक को अपने मुमकिना अरकान को चुराने से रोकने के लिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। उसने काल मुनक़ते की और फौरन सैफ अली के अहकामात की तामील की। स्टार मून एडवेंचर अलायंस की रहाइशगाहों में नोटिस बोर्ड्स पर क्रिम्सन सुन सीट्स की नीलामी के बारे में अवामी ऐलान शाये कर दिया। जब खिलाड़ियों ने ऐलान देखा तो उसने पूरे एडवेंचर अलायंस में सनसनी फैला दी। बकवास, जीरो विंग बहुत हैरत अंगेज है। एक 2 माना सीट आलात। अगर मेरे पास क्रिम्सन सुन सीट होता तो मैं फौरन अपने 3 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज कर सकता था। स्टार मून एडवेंचर अलायंस के अरकान क्रिम्सन सुन सीट के औसाफ देखकर दंग रह गए। इनमें से किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जीरो विंग के पास इतने ताकतवर आलात होंगे। वो माहिरीन और एडवेंचर टीमें जिन्होंने स्टार लिंक के एडवेंचर अलायंसेज में शामिल होने पर गौर किया था, उन्होंने फौरन अपना इरादा बदल लिया। कुछ जो पहले ही स्टार लिंक के एडवेंचर अलायंसेज में शामिल हो चुके थे, क्रिम्सन सुन सीट्स के बारे में जानने के बाद स्टार मून एडवेंचर अलायंस की तरफ रवाना हो गए। बिलाशुबा मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स भी इतने ही हैरान थे। क्या जीरो विंग पागल है? वो दर हकीकत माना सीट आलात फरोख्त कर रहा है। जीरो विंग शायद घबरा गया है। स्टार लिंक के नए शहर ने काफी बड़ा धचका पहुंचाया है। आखिरकार इन तमाम बड़े गिल्ड्स का ख्याल था कि जीरो विंग क्रिम्सन सुन सीट्स फरोख्त करके हमाकत कर रहा है। गिल्ड अमली तौर पर एक बहुत बड़ा फायदा गनवा रहा था। क्रिम्सन सुन सीट फरोख्त करने से जीरो विंग के मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन इससे तवील मुद्दत में गिल्ड को फायदा नहीं होगा। मजीद ये कि एक बार जब क्रिम्सन सुन सीट्स मजीद कारामद नहीं रहेंगे तो मुख्तलिफ एडवेंचर टीमें और आज़ाद माहिरीन स्टार लिंक की तरफ वापस चले जाएंगे। जब हर कोई माना सीट आलात के बारे में बहस कर रहा था, सैफ अली ने अपने खुसूसी फॉर्जन रूम का दौरा किया ताकि मजीद सीट्स तैयार कर सके जब वो सिविल स्ट्रेंथनिंग के कोल डाउन के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में 76 तरक्की की सलाहियत वाले तमाम 12 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में पहुंच गए। इन 16 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स समेत जो उसके पास पहले से थे, जीरो विंग के पास अपनी सफ़ों में 28 मजीद फाइन गोल्ड गार्ड्स होंगे जब वो उन सब को मजबूत करना खत्म कर लेगा। यहां तक कि 28 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स भी किसी गिल्ड के लिए लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे पर आहनी गिरफ्त के साथ राज करने के लिए काफी जंगी ताकत होंगे। 28 फाइन गोल्ड गार्ड्स का तो जिक्र ही किया जाए। तकरीबन 2 दिनों के बाद सैफ अली ने बिलाखिर तमाम 28 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स को मजबूत कर लिया था। सबसे छोटी बेहतरी अब भी 5 पॉइंट्स की तरक्की की सलाहियत में इजाफा थी, जबकि सबसे बड़ी 7 पॉइंट्स का इजाफा था, जो 79 से बढ़कर 86 तरक्की की सलाहियत तक पहुंच गए। फाइन गोल्ड गार्ड्स में भी 86 तरक्की की सलाहियत नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थी। 28 फाइन गोल्ड ज़ाती मुहाफिज। अगर मेरी पिछली जिंदगी की मुख्तलिफ सुपर पावर्स को उसके बारे में पता चल जाता तो वो पागल हो जाती। सैफ अली ने अपने सामने ज़ाती मुहाफिजों की 2 कतारों को देखते हुए हसरत भरी आह भरी। अगर उसकी पिछली जिंदगी के दौरान उसकी कमान में इतने ज्यादा फाइन गोल्ड गार्ड्स होते तो वो सुपर पावर्स के सामने खड़े होने से भी नहीं डरता, फर्स्ट रेट गिल्ड्स तो दूर की बात। गार्ड्स डोमेन में फाइन गोल्ड गार्ड्स गैर मामूली तौर पर नायाब थे और उनमें से हर एक में टिर 5 तक पहुंचने की सलाहियत थी। अगर उन्हें काफी वसाइल फराहम किए जाते तो फाइन गोल्ड गार्ड्स के पास टिर 5 तक अपनी तरक्की मुकम्मल करने का 40% तक मौका हो सकता था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स में भी टिर 5 के जंगजू चोटी के वजूद थे। इनमें से हर एक अनमोल खजाना था। बिलाशुबा टिर 5 एनपीसीज टिर 5 खिलाड़ियों से भी ज्यादा ताकतवर थे। एक अकेले टिर 5 एनपीसी को दबाने के लिए इसी टिर के कई खिलाड़ियों की जरूरत होगी, और अब इसके पास 28 फाइन गोल्ड गार्ड्स उसके सामने खड़े थे, इसके अहकामात का इंतजार कर रहे थे। चैप्टर 2390 ताकतवर गार्ड टीम।
3 सेंट्स एम्पायर, डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज। तकरीबन 2 दिन के पुरजोश काम के बाद सैफ अली ने 50 क्रिम्सन सुन सीट्स तैयार कर लिए थे। जब उसने उन्हें लियांग जंग के हवाले किया तो उसने इसे हिदायत की कि वो स्टार मून एडवेंचर अलायंस में आहिस्ता आहिस्ता नीलाम करने के लिए 20 सीट्स रखे, जबकि बाकी जीरो विंग के बुनियादी अरकान को दिए जाएंगे। ये बुनियादी अरकान कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में अपनी अपनी ग्राइंडिंग टीमों की क़यादत करेंगे, जिससे इस इलाके में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। सैफ अली ने लियांग जंग को अपना नया स्टॉक देने के बाद एडवांस्ड माना सीट आलात तैयार करने से वक्फा लिया था और वो अपने 28 नए अपग्रेड शदा फाइन गोल्ड गार्ड्स के साथ डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज की तरफ वापस रवाना हुआ था। अगरचे क्रिम्सन सुन सीट कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत को पूरा करने में मदद करेगा, लेकिन ये एक आर्जी हल था। मज़ीद ये कि सैफ अली वाहिद शख्स था जो क्रिम्सन सुन सीट्स तैयार करने के काबिल था और वो जीरो विंग के अरकान के लिए कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में मजबूत कदम जमाने के लिए काफ़ी तादाद में तैयार नहीं कर सकता था। इसे इस मसले की जड़ को हल करने की ज़रूरत थी। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका मगरबी बर्र-ए-आज़म के लिए पोर्टल को महफूज करना और मगरबी बर्र-ए-आज़म के वसाइल की एक बड़ी मिकदार हासिल करना था। गार्ड्स डोमेन में लेवल 100 से ज़ायद के हथियार और आलात तैयार करना एक मुश्किल काम था, ख़ास तौर पर सीक्रेट सिल्वर रैंक और इससे ऊपर के लिए। मतलूबा मवाद बहुत नायाब था और उन्हें बड़ी मिकदार में हासिल करना एक बड़ा चैलेंज था। ताहम अपनी तहकीक के ज़रिए सैफ अली की पिछली ज़िंदगी के फौजरज ने दरियाफ्त किया था कि वो कुछ नायाब मवाद को बदल सकते हैं जिनकी मशरकी बर्र-ए-आज़म के फौजरज को लेवल 100 से ज़ायद के सीक्रेट सिल्वर और इससे बेहतर हथियार और आलात तैयार करने के लिए ज़रूरत थी, मगरबी बर्र-ए-आज़म के कुछ ख़ास मवाद के साथ। इसी तरह मशरकी बर्र-ए-आज़म के कुछ ख़ास मवाद मगरबी बर्र-ए-आज़म के फौजरज की ज़रूरत के कुछ मवाद की जगह ले सकते थे। न सिर्फ इस दरियाफ्त ने इन सुपर पावर्स को टनो वसाइल और सके कमाने की इजाज़त दी थी जो बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र कर सकते थे, बल्कि वो अपने हरीफों के मुकाबले में बहुत जल्द लेवल 100 से ज़ायद के हथियार और आलात हासिल करने के काबिल भी हो गए थे। चूँकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स जिन्हें बैन अलबर्र-ए-आज़मी सफ़र तक रसाई हासिल थी, उन्होंने अभी तक इसका इदराक नहीं किया था और वो महज अपने फ़ायदे को वसाइल और सके कमाने के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। इसलिए सैफ अली को लोहा गर्म होने पर चोट मारनी थी। अगर उसने इन सुपर पावर्स के इस राज को जानने तक इंतज़ार किया तो मगरबी बर्र-ए-आज़म के ख़ास मवाद को बड़ी मिकदार में ख़रीदना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये ख़ास मवाद सीक्रेट सिल्वर रैंक और इससे ऊपर के लेवल 100 से ज़ायद के हथियार और आलात तैयार करने के लिए ज़रूरी थे, और अगर ये राज खुल गया तो मुख्तलिफ ताकतें मवाद फ़रोख्त करने के बजाय उन्हें जमा करने और ज़ख़ीरा करने की कोशिश करेंगी। अगर सैफ अली ने बहुत लंबा इंतज़ार किया तो वो सिर्फ आज़ाद खिलाड़ियों और एडवेंचर टीमों से मवाद खरीद सकेगा, जिससे इसके जमा करने की शरह महदूद हो जाएगी। तकरीबन 15 मिनट तक डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज के बैरूनी इलाके में क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप उड़ाने के बाद सैफ अली ने बिलाखिर कोला और उसकी टीम को तलाश कर लिया, जो कई सौ बैटल वोल्व्स के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ थे। पहाड़ी सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिनों की ग्राइंडिंग के बाद कोला और दीगर लेवल 101 तक पहुंच चुके थे। अगर मुख्तलिफ दो माहिरीन सुनते कि ये टीम हर 2 दिन में एक मुकम्मल लेवल हासिल कर सकती है तो वो नाकाबिल यकीन हद तक रश्क करते। ताहम कोला और उसकी टीम को उन बैटल वोल्व्स के खिलाफ आसान वक्त नहीं मिल रहा था, ख़ास तौर पर जब वो उनके सरदारों 2 आउटेड बैटल वोल्व्स से लड़ रहे थे। 2 आउटेड बैटल वोल्व लेवल 108 HP 270-000-270-000-000। अगरचे 2 आउटेड बैटल वोल्व्स की HP उनके रैंक और लेवल के राकेशों के लिए औसत थी, लेकिन उन राकेशों के पास डार्क बैटल वोल्फ का खून था। उनका दिफा और चुस्ती हकीकी बिल्ड लाइन मखलूक़ात जितनी ज़्यादा थी और उनके जंगी मेयार ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के बराबर थे। अगर एक 2 चोटी का माहिर 2 आउटेड बैटल वोल्फ का मुकाबला करने की कोशिश करता तो वो चंद तबादलों से ज़्यादा नहीं टुक पाता। मज़ीद ये कि डिमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज के भेड़िए 300 से 400 के गौल में हरकत करते थे और तकरीबन 2 दर्जन 2 आउटेड बैटल वोल्व्स हर गौल की क़ियादत करते थे। अगरचे बाकी बैटल वोल्व्स सिर्फ लॉर्ड रैंक के राकुशस थे, लेकिन जब उनमें से 1 दर्जन मिलकर काम करते तो वो 3 खिलाड़ियों के लिए भी खतरा बन सकते थे। अगरचे कोला और उसके साथी 3 तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें मोहतात रहना पड़ता था, वरना टीम के अरकान गिर जाते। टीम ने अभी तक अपने हथियारों और आलात को अपग्रेड नहीं किया था और लड़ाई में अपनी मदद के लिए अपने एपिक हथियारों और आलात पर इन्हिसार करना पड़ता था।
अगर कोला और उसकी टीम के पास टीम के मियारी आलात होते तो उन्हें बैटल वोल्व्स के गौल को खत्म करने में कोई मसला ना होता। चेक करें, गिल्ड लीडर वापस आ गए हैं। कालू भाई पुरजोश हो गया जब उसने करीब आते हुए क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप को देखा। सिर्फ 24 खिलाड़ियों के साथ उनकी टीम को गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान उन बैटल वोल्व्स से लड़ते हुए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जादुई क्लास के खिलाड़ियों के ताकतवर एओई हमले भी दबाव को कम नहीं कर सके थे। ये बैटल वोल्व्स बहुत होशियार थे। एक बार जब उन्होंने किसी खिलाड़ी को एओई मंत्र पढ़ते हुए महसूस किया तो वो अलग हो गए, जिससे मंत्र को उनमें से बहुत ज्यादा को मारने से रोक दिया गया। लेकिन अगर सैफ अली लड़ाई में शामिल हो जाता तो बैटल वोल्व्स को शिकस्त देना बहुत आसान होता। जैसे ही टीम के अरकान ने ऊपर फ्लाइंग शिप की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि जहाज के डेक से 2 दर्जन से ज्यादा अफराद नीचे कूद रहे हैं। इनमें से हर एक के खौफनाक ओरा ने कोला और उसके साथियों के दिलों की धड़कनें तेज कर दे। एनपीसीज, ये एनपीसीज इतने ताकतवर कैसे हैं? टीम दंग रह गई और उलझन का शिकार हो गई जब उन्होंने 3 एनपीसीज को देखा जो जहाज से उतरे थे। आम 3 एनपीसीज को चैलेंज करने का ख्याल अब उन्हें परेशान नहीं करता था, क्योंकि वो खुद भी 3 थे। उनके जंगी मेयार बेहतर थे आखिरकार। ताहम यान तियानकिसिंग भी कांप उठा जब उसने इन 28 एनपीसीज को देखा जो क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप से नीचे कूदे थे। इसकी जिबिल्लत ने इसे फरार होने की वार्निंग भी दी। इससे पहले कि कोला और उसके साथी रद्दे अमल जाहिर करते, जाती मुहाफिजों ने अर्धगिर्द के बैटल वोल्व्स पर हमला कर दिया। क़ियादत संभालते हुए 1 दर्जन इससे ज्यादा करीबी लड़ाई वाले एनपीसीज ने अपने हमले से फौरन हुजूम वाले भेड़ियों को मुंतशिर कर दिया। उन्होंने ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले 2 आउटेड बैटल वोल्व्स को भी उड़ा कर रख दिया। जादुई क्लास के एनपीसीज ने फिर मंत्रों के एक दौर के साथ पीछा किया। हर एक ने 1,000,000 से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। लॉर्ड रैंक के बैटल वोल्व्स इस अकेली बमबारी में अपनी एचपी का 1/3 हिस्सा खो बैठे, जबकि ग्रेट लॉर्ड्स अपनी एचपी का 10वां हिस्सा खो चुके थे। फाइन गोल्ड गॉड्स के हमलों की शिद्दत ने तारिक महमूद, जो कि एक 3 जादुई क्लास खिलाड़ी था, को भी पीछे छोड़ दिया। तकरीबन 3 मिनट के बाद 300 से जायद लॉर्ड रैंक के बैटल वोल्व्स और 20 से जायद ग्रेट लॉर्ड रैंक के 2 आउटेड बैटल वोल्व्स हलाक हो चुके थे और अपने पीछे अशिया का एक ढेर छोड़ गए। कोला और दीगर हक्का बका रह गए। आमतौर पर उन्हें बैटल वोल्फ गॉल को शिकस्त देने के लिए 1 घंटे से ज्यादा वक्त दरकार होता था, फिर भी इन 28 एनपीसीज ने 3 मिनट में ऐसा कर दिखाया। उनकी जंगी ताकत के दरमियान फर्क बहुत बड़ा था। क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर अपनी पोजीशन से सैफ अली लड़ाई खत्म होने के बाद लेवल 104 से 105 तक पहुंच गया। लेवल 100 के बाद पहली मामूली हद अबूर कर ली। आपको इतने ताकतवर एनपीसीज कहां से मिले? गिल्ड लीडर कोला ने पूछा जब सैफ अली फ्लाइंग शिप से नीचे उतरा। यान तियानकिसिंग और दीगर भी इतने ही मुतजस्सिस थे, सैफ अली के जवाब का इंतजार कर रहे थे। एक आम 3 एनपीसी गार्ड्स डोमेन में एक छोटे से शहर के मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर सकता था, फिर भी सैफ अली उनमें से बहुत से लोगों को मुलाजमत देने में कामयाब रहा था, और इनमें से हर एक गैर मामूली तौर पर मजबूत था। कोला और दीगर जो बता सकते थे इसके मुताबिक इनमें से 5 अच्छे एनपीसीज उनकी 24 की टीम को तबाह करने के लिए काफी होंगे। अगर उनके पास इन 28 एनपीसीज की मदद होती तो वो बगैर किसी मसले के डीमोंक वुल्फ माउंटेन रेंज की सैर कर सकते थे। मैं 3 एनपीसीज की मदद कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? ये हमारे गिल्ड के जाती मुहाफिज हैं, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। जाती मुहाफिज? वजाहत ने यान तियानकिसिंग को हैरान कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? 3 के जाती मुहाफिज भी इतने ताकतवर नहीं हो सकते। यान तियानकिसिंग का पहले गिल्ड के 3 जाती मुहाफिजों से सामना हो चुका था और इसे गिल्ड के 3 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स के खिलाफ लड़ने का यकीन था। ताहम अगर उसका सामना सैफ अली के पीछे खड़े किसी भी जाती मुहाफिज से हुआ तो वो फरार होने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। बिलाशुबा ये आम 3 जाती मुहाफिज नहीं है, ये सब फाइन गोल्ड गार्ड्स हैं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए बात जारी रखी। आज के चैप्टर्स यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नए और जबरदस्त चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।